जिसका घर दूर है या जिसको, या तो जिसका घर दूर है या तो जिसको दिन में 2-3 बार क्लास आना पड़ता है, वो एक क्लास ऑनलाइन कर लेता है, 2 क्लास ऑफलाइन कर लेता है, मिक्स अप करके करता है। तो सारा दिन इतना लोड पड़ जाएगा आने जाना, और ऊपर से ये लेवल का गर्मी, हाँ, माथा खराब हो जाएगा। अंकिता, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। अच्छा सर, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ और आप लोग ये भी, ए साहिल, अब चुप हो जा थोड़ा सा, रिकॉर्डिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, अब फिर तुम लोगों का ही रिकॉर्डिंग आएगा इधर, गॉसिप का। चलो, अच्छा देख सर, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्लास है, जो लोग फर्स्ट टाइम लॉ का क्लास कर रहे हो उनको मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा आज, बस इतना बोलूंगा सर कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बिजनेस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है, जिसके बिना बिजनेस हो नहीं सकता। माने सर ये डेली बेसिस पे हम लोग हर कोई करते हैं, हर कोई करते हैं, मतलब ऐसे ही नॉर्मल है। जैसे अभी मानो घर जाने के टाइम पे बस में चढ़ोगे या ऑटो में चढ़ोगे तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अभी मेरे पास पढ़ने आए वे भी कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। घर जाके इलेक्ट्रिसिटी चलाओगे, एसी का हवा खाओगे, क्योंकि हाँ ये गर्मी लग रहा है एसी नहीं चल रहा है, तो वो एसी का हवा भी कॉन्ट्रैक्ट है ना सर? कॉन्ट्रैक्ट कैसा कॉन्ट्रैक्ट है बोलो? एसी 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 का हवा खाने के लिए मानो कि आपका इलेक्ट्रिक बिल आता है 5,000 टका, ठीक है। अब जैसे ही मंथ खत्म होता है, अब जिसके साथ जिस तरह का डील रहता है, डील रहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा, बदले में आप उनको बदले में आप उनको पेमेंट करोगे, ठीक है। वो आपके घर में इंटरप्ट अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई करेगा, ये उसका वादा है। कभी कभी वो भी मुश्किल होता है उनको लोड बढ़ जाने से, बट उसका ऑफर ये था कि भाई मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी है, तुम्हारे पास पैसा है, ठीक है, मैं तुमको इलेक्ट्रिसिटी दूंगा, तुम मेरे को पैसा दो, ठीक है, बदले में तुम एसी का हवा खाओ, पंखा का हवा खाओ, लाइट जलाओ, घर पे जो मर्जी वो करो, कॉन्ट्रैक्ट है, प्योरली कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। मतलब স্যার এগুলো তো সাইলেন্ট কন্ট্যাক্ট, যেগুলো হচ্ছে আমরা অটোমেটিক হচ্ছে করি, যেরকম হচ্ছে বাস অটোতে চলে আসা। সাইলেন্ট কন্ট্যাক্ট মানে হচ্ছে আমাদের কোনো সাইন টাইন করি না, বা আমাদের মধ্যে মৌখিক কোনো চুক্তি হয় না, যে এটা হচ্ছে আমরা যাই আসি আমরা জানি যে টাকাটা দিতে হবে, আর हाँ, লোকটাও জানে যে। this is not called silent contract. It's a silent word is not a proper. It's called implied contract. ইনফ্যাক্ট ইয়েস, আই এম ফরগেট ठीक দ্য है, টার্ম অফ ওয়ার্ড। it's called implied contract. Silent contract नहीं होता। मतलब उनके क्या कहना है कि क्योंकि हम लोग बस में चढ़ते हैं, तो मानो कि जो लोग जानते हैं वो थोड़ी ना पूछ के चढ़ते हैं, उनको पता है कि इस रूट का बस है तो चढ़ जाते हैं, फिर जहां उतरना है उतर जाते हैं, उतना कोई भी बातचीत नहीं होता। फिर वो टिकट कलेक्टर जब आता है, नॉर्मली जो डेली पैसेंजर्स होते हैं ना, हाँ, एटा 10 টাকা काटो, एड़ा पोड़ा काटो, ऐसे ऐसे बात करता है। जो डेली पैसेंजर होते हैं वो ऐसे भी नहीं बोलते। लेकिन हाँ, जो भी न्यू कमर है, जैसे मान की हर्ष तू कोलकाता में नया है, तेरे को नहीं पता कि किस रूट का क्या भाड़ा है, तो तू नॉर्मली क्या करेगा, बस वाले को पूछेगा दादा मेरे को ये स्टॉपेज तक जाना है, जो भाड़ा है वो काटो। ये फिर भी थोड़ा सा बातचीत हो जाता है। लेकिन जो डेली कम्यूटर्स होते हैं ना, जैसे तुमको जब आदत हो जाता है इस रूट से इस रूट का, हाँ, একটা একটা দশ, हाँ ऐसे करके, ठीक है, একটা দশ ऐसे करते हैं बंगाली में हमारे यहाँ, একটা दस, हाँ वो समझ जाता है। मैंने एक 10 रुपए का टिकट काटा, वो पूछेगा भी नहीं। लेकिन हाँ, अगर अगर कॉन्ट्रेक्टर को थोड़ा सा डाउट होता है ना, थोड़ा डाउट होता है, तब जाके वो पूछता है, हे तुमने 10 कहाँ जाना है, 10 टका बोल रहे हैं। अगर उसको लगता है कि ये डेली कम्यूटर्स जैसा लग नहीं रहा है, वो समझ जाता है, जो जिस काम करता है ना, उसको उस काम का कस्टमर को देख के वो समझ जाता है कि भाई ये न्यू कमर है कि नहीं है। हाँ, इच्छा करे, इच्छा करे नहीं है ना, नहीं नहीं, इच्छा करे नहीं लेता है वो, अलग बात है, छोड़ो। नॉर्मली नहीं लेता है, एक आध केस है तक। हाँ, कोई मतलब नहीं है सर। हाँ, कोई मतलब नहीं है, वो सब बचपन वाला बदमाशी ठीक है। अब तुम्हारे दुकान में आके कोई फ्री में जब से एक चीज लेके जाएगा तब तुमको पता चलेगा, है ना? दूसरे का चीज फ्री में बड़ा अच्छा लगता है, और जब खुद का चीज फ्री में किसी का दिया जाए तो फिर जलन होगा। उसी लोगों के साथ होता है इस तरह का। दिस इज कॉल्ड टीट फॉर टैट। हाँ, हाँ एग्जैक्टली सर। एक आध बार बदमाशी में ठीक है, पर हमेशा ये दिस नॉट अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है। तुम आज किसी का मारोगे, कल कोई तुमको मार लेगा। चलो छोड़ो, तुम लोग ये सब बात मत। चुप, चुप।
अच्छा चलो सर, आज क्या पढ़ाओगे सर? सर बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हम लोग ना देखते देखते बहुत सारा टॉपिक कवर अप कर चुके हैं। इन सिंपल अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है ये समझा जाए तो कॉन्सेप्ट इज काइंड ऑफ दैट सर कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू एग्रीमेंट। Offer plus acceptance equals to agreement and agreement enforceable by law equals to contract। माने इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट सर, ठीक है, कि जो कभी पहले भी नहीं पढ़ा उनको भी समझ में आ जाएगा। करना क्या होता है कि एक बंदा ऑफर करता है कि भाई मेरे पास ये प्रोडक्ट है, ठीक है, या फिर ये सर्विस है, मैं तुमको ऑफर कर रहा हूँ, तुमको पसंद होगा तुम एक्सेप्ट करोगे, पसंद नहीं होगा तो एक्सेप्टेंस नहीं होगा। लेकिन जब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस एक पर्टिकुलर पॉइंट में एग्री हो जाता है ना सर, तो उसमें क्या बोलते हैं, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस में एग्रीमेंट हो जाता है। जैसे सिंपल मैं अभी आप लोगों को बस का बात समझा रहा था। तुम रास्ते में टैक्सी जा रहे हैं, ठीक है, तुम टैक्सी को रोक रहे हो और बोल रहे हो कि भाई मेरे को इधर जाना है। तो जैसे ही तुम टैक्सी में चढ़ा तो टैक्सी के वाला के साथ तुम्हारा क्या बन गया, उसने ऑफर किया था टैक्सी, जब रास्ते में पीला वाला टैक्सी जो चलता है कोलकाता का बड़ा पॉपुलर वाला, ठीक है, वो टैक्सी रास्ते में चलने का मतलब वो ऑफर ही कर रहे थे कि आजा मेरे गाड़ी में बैठ। ठीक है सर, अगर कोई अंदर बैठा है फिर भी जाके बैठ जाएंगे क्या? इसका मतलब उसका पहले का कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म नहीं हुआ, वो खत्म हो जाए तो आप बैठ सकते हो। ठीक है, वो पीला वाला गाड़ी रास्ते में चलने का मतलब ही होता है आजा मेरे गाड़ी में बैठ जा। आजकल तो सर ऐप वगैरह हो गया, इवन पीला टैक्सी भी ऐप के अंदर आ गया, पता है आप लोगों को? यात्री साथी बोल के सरकारी ऐप है, और पीला टैक्सी को भी आप घर पे बुला सकते हैं और काफी सस्ता है ओला उबेर से। ठीक है, बस वहां पर एक प्रॉब्लम यही है कि टाइम पे एसी वाला नहीं मिलता है, ये सिर्फ प्रॉब्लम है, लेकिन भाड़ा काफी कम रहता है। जहाँ पर उबेर बुक करोगे 400 टका में, वहां पर वो तुमको लेके जाएगा 270 टका। ठीक है, अगर किसी को सस्ता टैक्सी चाहिए तो वो यात्री साथी आपके थ्रू से। सर आप सरकार के बिहाफ में बात कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि सरकार ने आपको काम दिया है। नहीं नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है, जस्ट आपको ऐसे ही जानकारी दिया, मैं करता हूँ। ठीक है, उस दिन मैं हावड़ा स्टेशन में आ रहा था, हावड़ा स्टेशन से मैं इधर आ रहा था, तो हावड़ा स्टेशन में मैं उबेर देख रहा था, तो उबेर यहाँ पर आने का भाड़ा बोल रहा है 700 टका। बोले पागल है क्या? ठीक है, तो फिर मैम बोले चल बस पकड़ लेते हैं, एसी बस मिल जाएगा एयरपोर्ट वाला। तो फिर मैं बोला रुको ना थोड़ा देखते हैं, दूसरा वाला चीज देखते हैं। तो एक स्नैप कैब बोल के इलेक्ट्रिक वाला आया, उसको चेक किया, बोलता है 500 टका। तो ये सब ज्यादा है हावड़ा से। हावड़ा से यहाँ का मैक्सिमम रात के टाइम पे भाड़ा होना चाहिए 350, और दिन के टाइम पे भाड़ा होना चाहिए 270 से 280 मैक्सिमम। और अगर सिर्फ मीटर पे आओगे तो 220 से 230 टका मैक्सिमम भाड़ा होना चाहिए, अगर प्रॉपर मीटर पे आया जाए तो। ठीक है, ये सब कैसे पता? सर एक्सपीरियंस, इतना सारा बाल जो चला गया इतना तो पता होना चाहिए। ठीक है। इतना क्वेश्चन ही उठता है कि सर, फिर मैंने तो देखा कि स्नैप का 500 बोला, अब बोले नहीं जाना है। फिर मैं यात्री साथी डाउनलोड किया, दिखा उसमें दिखा 279। बोले चलो बढ़िया है, हमारा कोलकाता का पसंदीदा टैक्सी है ना। खटारा हो कुछ भी हो, लेकिन ड्राइवर मस्त होता है। मस्त होता है इन द सेंस काफी सेफ होता है कंपेरेटिव। ठीक है, इला टैक्सी में चढ़ गए और घर पहुंच गए 270 टका में, 280 टका। अब व्हाट इज द पॉइंट सर? पॉइंट ये कि जब मैंने टैक्सी में बुक किया, वो तो आजकल ये सब हो गया ना, लेकिन अगर पुराना समय में टैक्सी का ना मीटर होता था, क्या होता था? मीटर, वो मीटर को ना ऐसे ऑन रखता था। ठीक है, मीटर ऑन ऐसे ऊपर करके रखता था पुराने जमाने में। और अगर जब उसको टैक्सी में पैसेंजर नहीं लेना होता है, वो उसको डाउन रखता था। मीटर डाउन होने, वो अभी पैसेंजर नहीं लेगा। तो बेसिकली वो रास्ते में चल रहे हैं माने ऑफर कर रहे हैं, तुम जाके गाड़ी में बैठ रहे हो माने एक्सेप्टेंस हो गया। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट बन गया। एग्रीमेंट जब इन्फोर्सिएबल बाई लॉ होता है तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब से फॉर एग्जांपल इन्फोर्सिएबल बाई लॉ क्या होता है? ऑफर एक्सेप्टेंस हो गया, अब इन्फोर्सिएबल बाई लॉ। इसका मतलब है जैसे मानो तुमने गाड़ी पे चढ़ा और अगर मानो तुमने टैक्सी वाले का पैसा मार दिया, ठीक है, बदमाशी करके, तुम सोच रहे कि भाई उसने तो मेरे को बोला नहीं था, मैंने जाके बैठा, वो मेरे को एक जगह में बोला पहुंचा दिया, पैसा का बात कुछ नहीं हुआ। पैसे का बात, हाँ हाँ, वही तो सर, लेकिन वो कुछ लोग होता है ना अनखा, है ना, अनका समझते हो ना, अंधाधुन कुछ भी बकता रहता है। ठीक है। तो एक बार ऐसा हुआ एक केस मेरे एक फ्रेंड के साथ। वो टैक्सी किया था, फिर टैक्सी वाले में बैठ गया, और फिर उसने ना, वो बहुत मोटा था, मैंने एक दोस्त का कोई रिलेटिव था, इतना मोटा था, तो वो बोला सामने बैठूंगा, पीछे मेरे को सफोकेशन होता है। तो ड्राइवर उसको बोला कि आप सामने ही बैठो, पीछे बैठो, सामने मत बैठो। तो बोलते ही नहीं, क्योंकि सामने बैठने से आपको सीट बेल्ट लगाना पड़ता है, स्पेशली कोलकाता जैसे एरिया में।
सिटी के अंदर। अब वो सीट बेल्ट क्या बांधेगा, सीट बेल्ट तो आएगा ही नहीं उसका। नहीं समझ रहे आप लोग बात को? सीट बेल्ट का जो सर्किल है वो उसको फिट ही नहीं हो पाएगा। तो फिर वो बोला कि सीट बेल्ट बांधना पड़ेगा। ड्राइवर बोला, तो बोला कि नहीं हम सीट बेल्ट नहीं बांधेंगे, पुलिस पकड़ेगा तो मैं देख लूँ। और न्यू टाउन के अंदर विश्व बांग्ला गेट के सामने उसको पुलिस पकड़ा। पुलिस पकड़ के फिर बोल रहा है कि यार पुलिस का तो चाहिए यही सब केस, है ना, भाई सीट बेल्ट क्यों नहीं, केस देना है, फाइन लेना है। तो फिर उसने बोला था कि अगर पुलिस पकड़ेगा तो ये वो जो पैसेंजर था उसने बोला कि हम देख लेंगे, मैंने जो भी पैसा होगा वो देगा। पेमेंट के टाइम पे वो बोल रहा है नहीं नहीं हमने ऐसे कुछ नहीं, मेरे को ड्राइवर ने कुछ बताया नहीं, ये ड्राइवर का ही गलती है। कौन? वो पैसेंजर बोल रहा है। अब ये लोग जो टैक्सी वाले लोग था ना, ये लोग पूरा एकदम यूनियन की तरह रहता है, उसको पता ही नहीं है कि वो क्या गलती कर दिया पैसेंजर को। अब आसपास में जितना भी कैब वाले थे वो सब कैब वाले के साथ वो कनेक्ट कर लिया, बोले कि इसको मैं घर तक पहुंचाऊंगा, लेकिन जब तक ये पूरा पैसा नहीं देता है तब तक तो छोड़ूंगा नहीं। अभी मैं पुलिस को दे रहा हूँ। अब ये लोग ना कम से कम 5-10 कैब वाले एक हो गया, और जहां उसका डेस्टिनेशन है उधर ही जा रहे हैं, लेकिन पैसेंजर को नहीं पता। अब उसको, हाँ, पूरा मूवी की तरह, इसको कुछ नहीं पता। फिर इसके गली के अंदर जाके उसको समझाया अच्छे से कि आप दे दो, नहीं तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। पीछे देखो कितना सारा गाड़ी है। जब उसके डेस्टिनेशन पे पहुंचा, फिर बोला कि तुम कुछ भी कर लो, वो एक्चुअली कुछ पार्टी का नेता वगैरह होगा, ठीक है, माने कोई ऐसे डॉन टाइप का, वो खुद को समझ रहा है। फिर बोला कि आप कुछ भी कर लो, ये कैब वाले बोला, हम लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बात ऐसा ही हुआ था। अब वो बोल रहे प्रमाण नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अब ये लोग बोला कि तब चलो पुलिस थाने में चलो। थानेदार बोला कि अगर ऐसा हुआ तो आपको तो देना चाहिए। ये थाने वाला बोला कि इतना सारा कैब वाले के साथ मैं लड़ूंगा, आप चुपचाप पेनल्टी भरो और घर जाओ। फिर इस चक्कर में गाड़ी जो एक्स्ट्रा किलोमीटर चला उसका भी तो पैसा देना होगा। उसका भाड़ा हुआ था हार्डली 700 टका, 500 से 700 टका। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा चक्कर के कारण उसका 2000 के आसपास का बिल, मैंने सिर्फ अपना डॉनबाजी दिखाने के लिए। वो जो अपना ये डॉनबाजी जो रुतबा दिखा रहा था ना, उसके चक्कर में पुलिस भी साथ नहीं थी। वो सोचा था कि उसके एरिया में जो थाना है कम से कम उसको साथ दे देगा, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं। फिर 2500 विथ पेनल्टी, और वो जो पुलिस ने पैसे जो पहला खाया था, वो वाला जो बेल्ट बिना बांध का, वो वाला पैसा भी देना पड़ा। छोड़ा ही नहीं। क्यों छोड़ेगा? समझ रहे सर? ऐसे बहुत केसेस होता रहता है। तो बेसिकली व्हाट इज द पॉइंट, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट जब इन्फोर्सिएबल पे लॉ हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है। और इस कॉन्ट्रैक्ट में जिसका जो भी ऑब्लिगेशन है, जो गाड़ी में चढ़ा है उसका ऑब्लिगेशन है भाड़ा पे करे, और जो गाड़ी चला के लेके जाएगा उसका ऑब्लिगेशन है कि वो डेस्टिनेशन तक पहुंचा दे, ठीक है। ये एकदम सिंपल तरीके से होना है। जहां पर इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट प्रॉपरली नहीं होगा वहीं पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है सर? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ऐसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक डिटेल्स डिस्कशन है, मैं बाद में डिस्कशन करूंगा। अभी क्योंकि बात चल रहा था तो मैंने 2-4 बात कह दिया, ठीक है। चलो अभी सर कौन सा पॉइंट पे फिर आज बात करोगे? तो आज मैं अभी आपसे बात करूंगा एक्चुअली कंसिडरेशन पे। लास्ट वीक बात हो रहा था, उसी कंसिडरेशन पे ही बात करूंगा। कंसिडरेशन का क्या मतलब है सर? समथिंग इन रिटर्न, ठीक है। मैंने तुम बदले में कुछ लेते हो और बदले में कुछ देते हो। सिंपल है, यही चलता है सर, दुनिया का नियम है, ठीक है। दुकानदार से प्रोडक्ट खरीदते हो, बदले में पैसा देते हो, है ना। अगर मानो सर नहीं पैसा अगर का बात नहीं है तो फिर जो भी तुम लेन देन कर रहे हो, सपोज तुम चावल का डीलर हो, कोई आटा का डीलर है, तुम चावल दो वो आटा देगा तुमको, ऐसा चलता है, ठीक है। तुम हाथी का डील करते हो, वो घोड़ा का डीलिंग करते हैं, तुम हाथी तो वो घोड़ा देगा कुछ तो होगा, बदले में कुछ तो होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड समथिंग इन रिटर्न। इवन समथिंग इन रिटर्न जो है, जिसको कंसिडरेशन बोलते हैं लॉ के लैंग्वेज में, ये समथिंग इन रिटर्न वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसमें अगर कोई 1 टका से भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो वैलिड माना जाएगा। 1 रुपी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? हाँ, यस सर, 1 रुपी कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो वैलिड। माने कंसिडरेशन अगर इनएडिक्वेट भी हो तो भी वैलिड है। इनएडिक्वेट माने, इनएडिक्वेट माने जो एडिक्वेट नहीं है। মানে যেটাই মূল্য সঠিক নয়। হ্যাঁ, ভেরি গুড স্যার। मतलब যেটা পর্যাপ্ত, বাংলাতে বললে বলবো जो पर्याप्त नয়, যেটা বা হিন্दी में बोलते हैं जो হ্যাঁ, पर्याप्त नहीं है, পর্যাপ্ত মূল্য নয়। ठीक है। हिंदी में बोलते हैं जो पर्याप्त नहीं है। सपोज किसी चीज का दाम है 1000 टका, तुम पे कर रहे हो 500 टका, ठीक है। अगर कोई 500 टका में भी डील को नक्की कर रहा है, अगर दोनों मियाँ बीबी राजी है, मियाँ बीबी माने, ठीक है, यहाँ पर दो पार्टीज,
ठीक है, अगर 5-6 अगर रन सेल आए। ठीक है, अगर दोनों पार्टीज इसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, अगर उन दोनों के बीच में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 500 टका 1000 का चीज 500 में बेचो, 1 लाख का चीज 10,000 में बेचो, कोई दिक्कत नहीं। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था, ये सिंगूर में टाटा का फैक्ट्री जो होने वाला था, याद है सर, कंट्रोवर्शियल बात था। हाँ, ममता दीदी ऐसा धरना में बैठा, ऐसा धरना में बैठा, ऐसा धरना में बैठा, टाटा बोला दीदी आप जीत गए, हम हार गए। टाटा अपना पूरा फैक्ट्री लेके चला गया गुजरात, और मोदी जी तो है ही चालाक इंसान, ठीक है, वो बहुत चालाक है, ठीक है, और चालाक होना भी चाहिए, नहीं तो इतना बड़ा देश चलाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे दीदी इधर, दीदी तक प्राइम चीफ मिनिस्टर नहीं था इधर का, दीदी तक ओपोनेंट था, ओपोनेंट होके दीदी का इतना पावर, और सच में दीदी का पावर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। मतलब आज के डेट में लास्ट, मतलब इंदिरा गांधी के बाद, फिर भी इंदिरा गांधी तो एक घराना से बिलोंग करता था, ममता दीदी का तो कोई घराना ही नहीं है ना, वो अकेला ही अपना घराना बनाया। मैंने ये चीज मानना पड़ेगा कि अकेले के दम पे इतना पावरफुल एक लेडी, ठीक है, इससे पहले इंदिरा गांधी था और साउथ इंडिया में जयललिता था, फिर भी जयललिता का एक्ट्रेस बैकग्राउंड है, वो साउथ मूवी का बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस, ममता दीदी तो एक्ट्रेस भी नहीं थी फिर भी जो दम बनाया उन्होंने, ठीक है, नहीं वो वाला एक्टिंग का बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी हो, बट व्हाट इज द पॉइंट था, ममता दीदी ने ऐसा ऑपोजिशन में बैठा, ठीक है, और टाटा को पूरा एकदम अपना तलपी तलपा लेके गुजरात चला गया, तो टाटा नैनो का फैक्ट्री गुजरात चला गया, नहीं तो कोलकाता से 40 किलोमीटर दूर बनने वाला था। और ऑन दैट टाइम जो सीपीएम गवर्नमेंट था, उन्होंने 1 रुपए के डील पे पूरा जमीन, 600 एकड़ जमीन, कितना, 600 एकड़, 600 एकड़ जमीन किसको दे दिया, टाटा को। क्यों, टाटा फैक्ट्री बनाएगा, गाड़ी बनेगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्टली अप्रोक्स 1 लाख लोगों का, 1 लाख फैमिली का एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता, अप्रोक्स, इससे ज्यादा इनडायरेक्टली तो और भी ज्यादा हो सकता था, बट ऑन दैट टाइम जिस तरह का एजम्पशन या एनालिसिस किया गया था, तो सिर्फ 1 रुपए में वो कंसिडरेशन हुआ था, ठीक है। हाँ, हाँ, मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट के लिए 1 टका देना पड़ता है, ये लॉ में लिखा हुआ है, ठीक है, कि मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना होना चाहिए, 1, ठीक है। सर ये तो गलत बात है, नहीं सर गलत, यहाँ पर सही गलत का कुछ है नहीं, ठीक है, लॉ बोलते हैं कि मिनिमम एक वैल्यूएशन बनाना चाहिए, लॉ कहता है कि मिनिमम एक वैल्यूएशन होना चाहिए। अच्छा, अच्छा, कंसिडरेशन में हम लोग ये चीज भी पढ़े थे कि कंसिडरेशन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर भी हो सकता है। पास्ट माने मानो तुमने पहले किसी के लिए कुछ करके रखा था, ठीक है, पहले तुमने किया था, बाद में वो तुम्हारे लिए कुछ कर रहा है, पास्ट माने से फॉर एग्जाम्पल तुमने पेमेंट पहले लिया था, अभी काम कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है कि तुमने काम पहले कर दिया, पेमेंट अब ले रहे हो। अच्छा, कंसिडरेशन का सिंपल मतलब क्या होता है, से फॉर एग्जाम्पल, किसका किसका एग्जाम्पल लो, चल तुषार तेरे को ही बता, ठीक है, तुषार को लग रहा है समझ में नहीं आ रहा है, तो तुषार का ही मैं अभी याद यूज कर रहा हूँ। तुषार मानो मेरे से कुछ डील किया था, क्या डील करेंगे, क्या डील करेंगे, हाँ, किस चीज का, बंदूक का, बंदूक डीलर, अरे वाह, कट्टा बोल दे बंदूक तो इंडिया में हम लोग बहुत महंगा पड़ जाएगा, कट्टा, हाँ, आर्म्स, आर्म्स एंड एम्युनिशन, ठीक है, चल कट्टा बिहारी एकदम, ठीक है, मुंगेर, मुंगेर वाला, मुंगेर वाला, मुंगेर में मिलता है ना, जिस बंदूक पे तुम ऐसा चलाओगे गोली तुमको ही लगेगा, ऐसा ऐसा बंदूक पे मिलता है, हाथ फट जाएगा, वो मूवी में दिखाता है ना मिर्जापुर वगैरह में, हाँ, ऐसे दिखाते हैं, पता नहीं सर, मैं तो कभी देखा नहीं, पर ऐसा है, ये भी मुझे पता है, हाँ है सर, इसको पता है ठीक है, सो चलो तुषार के साथ मारो मेरा बंदूक का डील हो रहा है, ऐसे अगर देखो सरकारी लाइसेंस के अगेंस्ट में हो रहा है तो फिर वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन मानो कि वो बंदूक का सरकारी डीलर है, गवर्नमेंट लाइसेंस वाला है, ठीक है, और मैं उनसे बंदूक ले रहा हूँ, तो फिर ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में तुषार अगर मेरे को गन बेचेगा, तुषार का मेरे को गन बेचना, ठीक है, बंदूक बेचना, किसको, सर को, प्रलय जी को, ठीक है, तुषार प्रलय जी को गन बेच रहा है, तो ये प्रलय जी का क्या है, कंसिडरेशन है, क्या, बंदूक पढ़ा, अभी मैं लोगों को बंदूक के नॉक के नीचे पढ़ाऊंगा, ऐ पढ़ नहीं तो मार दूंगा, ऐ पढ़ नहीं तो मार दूंगा, ठीक है, नहीं तो मार दूंगा, पता चला कि जो बंदूक का मैं डील कर रहा हूँ वो बंदूक दूसरे को मारने जाए, मेरे को ही, ठीक है, और बदले में तुषार को क्या मिलेगा,
पैसा मान लू, हाँ पैसा मिलेगा, ठीक है। पैसा, पैसा वर्ड ही ऐसा है ना, बोलने से कैसे एनर्जी आ जाता है। हाँ पैसा, ठीक है। सर हम लोगों को तो नहीं आया, आपको ही आया होगा। चलो दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। तो पॉइंट बी नोटेड सर, मैं सिंपल कंसिडरेशन का मतलब समझा रहा हूँ। मेरे लिए कंसिडरेशन है गन और तुषार के लिए कंसिडरेशन है पैसा, ठीक है। इतना याद रहेगा ना, ये सिंपल मतलब है कंसिडरेशन। ये सब बात लास्ट वीक भी हुआ था, पास्ट कंसिडरेशन, प्रेजेंट कंसिडरेशन, फ्यूचर कंसिडरेशन। बैकअप क्लासेस है सर, इसका भी मिस है मेरे से, अभी लेके घर पे एक बार देख लेना, फिर बाद में लाइव भी कर सकते हो या जो भी पूछना है कर सकते हो। ज्यादा गर्म लग रहा है गेट खोल दो, गेट खोल दे, थोड़ा हवा आ जाएगा। खोल दे उतना मच्छर नहीं है, थोड़ा सा खोल दे, पूरा नहीं थोड़ा सा खोल। हाँ ठीक है, थोड़ा सफोकेशन जो चल रहा है वो एसी आ जाएगा सर, या तो नया आएगा या फिर पुराना वाला ठीक हो जाएगा। मैं थोड़ा सा वो लेके गया, बोला कि ठीक होगा, ठीक है, इसलिए मैं दिया। हाँ हाँ हाँ, इस गर्मी में मिल जाएगा। ऐसा करते करते फिर देख, एक्चुअली गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ गया। मैंने 1 2 10 दिन में जो गर्मी गिरा है, ऐसा हम लोग पागल हो जा रहे हैं। मेरे को पता ही नहीं था इतना जल्दी गर्मी एक्चुअली गिरना चाहिए था 15 तारीख से, ये इसका ऑफिशियल टाइम, पहला बोईसा है ना। हैप्पी न्यू ईयर, ऑल्सो हैप्पी हॉट डे। लेकिन इस बार 1 अप्रैल से ही गर्मी गिर। फ्यूचर कंसिडरेशन, ठीक है, पहले ही दे दिया। अच्छा ठीक है सर, ये सब बात लास्ट दिन में किया था, लेकिन सर तो फिर लास्ट दिन किया था तो फिर से रिपीट काय को करते हो? नहीं मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, एक पॉइंट था जिसके बारे में मुझे आपके साथ बात करनी, कंसिडरेशन जो लास्ट दिन में नहीं कर पाया था, मुझे याद है। एक्सेप्शन टू द जनरल रूल, दैट इज नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। मैंने एक्चुअली बिना कंसिडरेशन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। जैसे वो मेरे को बंदूक बेच रहा था, मैं उसको पैसा दे रहा था, ठीक है, तो ये जो बदले में हो रहा था ना, ये बदले में होना जरूरी है। सर पैसा अगर 1 टका हो तो भी चलेगा, लेकिन तुमको मिनिमम वैल्यू दैट इज 1 रुपी का कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। जैसे मोदी देन गवर्नमेंट जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ किया था, सीपीआईएम गवर्नमेंट जो था बंगाल में 2010-11 के पास आसपास के टाइम पे, 1 टका में टाटा को जमीन दे दिया, ताकि टाटा वेस्ट बंगाल में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सके, जो लास्ट 34 साल में पूरा डब्बा हो चुका था। खुद उन्हीं ने डब्बा बनाया था, लास्ट में कोशिश कर रहा था थोड़ा सा ठीक करने का, पर लास्ट में और ठीक हुआ नहीं। फिर हम लोग बहुत आशा के साथ ममता दीदी को लेके आए, और ममता दीदी हम लोग का आशा को एक अलग ही लेवल पे लेके, इस लेवल का कोई मतलब भाषा में बोल नहीं सकता। हाँ दास का जमीन था तो पहले कहाँ था ममता दीदी, फैक्ट्री बनने के बाद काय को क्या? अगर चास का ही जमीन था तो जब 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 टाटा उसमें फैक्ट्री पूरा बना दिया तब जाके तुम आंदोलन कर रहे हो। हाँ गाड़ी बनने वाला है, सब कुछ सेटअप हो चुका है, तब जा रहे हो। हाँ और कोर्ट में केस था लास्ट में, तो अभी तो ममता दीदी हार गया था कोर्ट केस, टाटा को देना पड़ेगा 7 750 करोड़। हाँ और किसका पैसा है? ममता दीदी खुद कमाता है क्या? पब्लिक का ही तो पैसा है, पब्लिक का टैक्स का पैसा है। 750 करोड़ का पेनल्टी लगा, हाईकोर्ट ने दे दिया, बोल दिया अब ये सरकार से ही, सरकार के पास मतलब हम लोगों का टैक्स का पैसा टाटा को ये देना पड़ेगा, क्या बोलते हैं उसको, कॉम्पेंसेशन। अब जो भी सरकार में रहेगा, आज ममता दीदी है कल कोई आएगा तो उसको देना पड़ेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट वर्सेस टाटा, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट अभी ममता दीदी कर रहे थे इसलिए ममता दीदी का नाम आ रहा है, कल कोई और रिप्रेजेंट करेगा तो उसको करना पड़ेगा। तो पॉइंट इज व्हाट सर, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, बिना कंसिडरेशन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, बदले में हमेशा कुछ करना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशंस भी होता है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट तो होता है, पर बिना कंसिडरेशन का भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं इस पॉइंट को स्पेशली उठाया। द फॉलोइंग आर द एक्सेप्शन टू द जनरल रूल, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। क्या मतलब है? एग्रीमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। नेचुरल लव अफेक्शन माने जो कुदरती तौर पे नेचुरली आता है, ठीक है, जैसे कि माँ बेटे का प्यार, बाप बेटा का प्यार, ठीक है, हस्बैंड वाइफ का प्यार, सब नेचुरल होता है ना। अरे ये आर्टिफिशियल होता है। ठीक है, नहीं सर नेचुरल होता है। सेक्शन 25 सबसेक्शन 1, सेक्शन 25 सबसेक्शन 1 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहता है कि अगर नेचुरल लव एंड अफेक्शन के ऊपर बेस करके कोई एग्रीमेंट बन रहा है, ठीक है,
तो उसमें अगर बिना कंसिडरेशन का भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसको वैलिड माना जाएगा। समझ रहे हैं? वही चीज बोला है कि फॉलोइंग आर द एक्सेप्शन टू द जनरल रूल, दैट इज नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस को भी पूछते हैं कि नॉर्मली लॉ चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि बिना कंसिडरेशन में कॉन्ट्रैक्ट संभव नहीं है, बट देयर आर फ्यू एक्सेप्शनल सिचुएशंस जहां पर कंसिडरेशन ना भी होगा तो भी कॉन्ट्रैक्ट हो। ठीक है, जैसे कि क्या बोलते हैं, सच एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड इफ इट इज एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग, अगर लिखित है तो, इफ इट इज रजिस्टर्ड अंडर द लॉ, अगर लॉ के तहत है तो, इफ इट इज बिटवीन पार्टी स्टैंडिंग इन ए नियर रिलेशन टू ईच अदर, अगर दोनों के बीच में काफी क्लोज कोई रिश्ता नाता है तो, मेयर नियरनेस ऑफ रिलेशन बाय इटसेल्फ डज नॉट नेसेसरली इंप्लाई नेचुरल लव एंड अफेक्शन। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, चलो कंट्रोवर्सी कर लेंगे हिंदू मुस्लिम में बात है। आप लोग ना मेरे बात को उल्टा सीधा मत लेना, मैं ये सब जानबूझ के बोलता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक। देख देखिए यहाँ पर क्या है, ए हिंदू हस्बैंड, क्या बोला है सर? हिंदू हस्बैंड। सर ह्यूमन का हस्बैंड बोल सकता था, हिंदू वर्ड लिखने जरूरत था? किसी के मन में चल रहा होगा कि जात पात कर रहे हैं, अरे नहीं रे बाबू, कोई जात पात नहीं है। ये देश बहुत बड़ा है, इस देश का कॉम्प्लेक्सिटीज को समझना पड़ता है। ठीक है, इस देश में अलग अलग लोग रहते हैं, तभी इस तरह का भाषा यूज किया जाता है। ठीक है, सबका अलग अलग कल्चर्स है और उस कल्चर को रेस्पेक्ट है, उसको लेके कंट्रोवर्सी है, डिबेट है, रहेगा। बड़ा देश में ऐसा होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेल्दी कंपटीशन इज ओके। ठीक है, सुनो, a Hindu husband by a registered document promised to pay his wife 1000 per month as her pin pocket money, जिसके तहत वो हिंदू हस्बैंड का हिंदू वाइफ किटी पार्टी करता है। क्या करता है? पिन मनी से क्या करता है? किटी पार्टी करता है ना। किटी पार्टी जानते हो? गांव का लोग नहीं समझेगा, शहर वाले लोग थोड़ा समझ जाएगा। ये सब गांव में नहीं चलता है। ठीक है, गांव में किटी पार्टी नहीं चलता है, शहर में चलता है। क्या चलता है? वो 4-5 औरत लोग मिलके, ठीक है, 4-5 नहीं 10-15 और होगा, ठीक है, फिर किसी एक के घर में जाएगा, फिर वहां पर उन लोगों का अपना ही पार्टी चलता है, वीकेंड पार्टी। हाँ, होता है ना? ठीक है, गांव साइड में ऐसा नहीं होता है। गांव साइड में झालमुड़ी वाला पार्टी हो सकता है। ठीक है, सबको मिलके, कोई अपने घर से मुड़ी लेके आया, कोई चनाचूर लेके आया, कोई बोला हम खीरा लेके जा रहे हैं, कोई बोल रहा है प्याज लेके आ रहे हैं। फिर वो एक पेपर लगा के उसमें चनाचूर भुजिया सब मार के और फिर एकदम चल रहा है। फिर कोई बोला ठीक है हम हमारे घर से फ्लास्क से चाय बना के लेके आ रहे हैं। ये गांव वाला किटी पार्टी है। शहर वाला किटी पार्टी, मंजिनिस का केक आएगा, हाँ, ठीक है, स्विगी जोमेटो से ऑर्डर आएगा। ठीक है, समझ गए तुम लोग? हाँ, जब बहुत ज्यादा समझ लेते हो, छोड़ो। अब हिंदू हस्बैंड का हिंदू बीवी, सुन लो सुन लो, हिंदू हस्बैंड बाय रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट प्रॉमिस टू पे हिज वाइफ 1000 पर मंथ एज हर पिन पॉकेट मनी, दिस एग्रीमेंट इज वैलिड। ये वैलिड एग्रीमेंट है कि वो एग्रीमेंट करके बोल रहा है कि हम आपको पिन पॉकेट मनी देंगे, ये वैलिड एग्रीमेंट है। ठीक है, हिंदू हस्बैंड बाय रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, हाँ बोलो सर। पिन पॉकेट मनी माने? पिन मनी बोले ना, पिन पॉकेट मनी माने की पॉकेट मनी की है, पिन मनी भी बोलता है, माने वही 100-200 টাকা दे देता है रे बाबा, हाथ खर्चा। दिस इज कॉल्ड पिन पॉकेट। A Hindu husband by a registered document after referring to quarrels and disagreement between himself and his wife, झगड़ा हो गया रे बाबा, ठीक है, पति पत्नी में तो होता रहता है। A Hindu husband by a registered document after referring to quarrel and disagreement between himself and his wife promised to pay his wife 1000 per month for her maintenance. It was held that this agreement was void because there was no natural love and affections. राजलक्ष्मी देवी वर्सेस भूतनाथ मुखर्जी के केस में ये है। ठीक है, राजलक्ष्मी देवी एंड वर्सेस भूतनाथ मुखर्जी, हस्बैंड वाइफ का केस है। ठीक है, सुनो सुनो, आप लोग मस्ती मजाक तो ठीक है, बट आप लोग कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है, मैंने बेसिकली जब हस्बैंड वाइफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन है ना सर, है ना, देखो भाई कौन किससे शादी करेगा ये कोई नहीं तय कर सकता। ठीक है, आप शायद जिसको सोच के रखे हो शायद उसके साथ आपका शादी हुआ ही नहीं। इट्स वेरी वेरी टफ टू जज सर, ऐसा होता बहुत मुश्किल है जिंदगी में। ये चीज देखा गया है सर। आपके केस में ऐसा हुआ नहीं सर, मेरे केस में ऐसा नहीं। मैं जो सोचा था वही हुआ। हाँ एग्जैक्टली नहीं हुआ, मतलब बहुत सारा चेंजेस होते होते हुआ है, बट हाँ जो मैं सोचा था वही हुआ, लेकिन उसका भी अलग ही लेवल का ड्रामा है।
तो पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि कौन किससे शादी करेगा, ठीक है, ये कभी भी डिसाइड किया नहीं जा सकता। जैसे एक बंगाली में एक कहावत है, बंगाली में है, शायद हिंदी में भी होगा, बोलते हैं कि जन्म मृत्यु विवाह, ठीक है, यानी किसी का जन्म, किसी का मरण और किसी का शादी। ये कहना बहुत मुश्किल है, किसी का जन्म मरण और शादी विवाह, ये कहना बहुत मुश्किल है। सो इसीलिए यहाँ पर बोला है कि ये हिंदू हस्बैंड बाय रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट आफ्टर रेफरिंग टू क्वारल्स एंड डिसएग्रीमेंट बिटवीन हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ प्रॉमिस टू पे हिज वाइफ 1000 पर मंथ फॉर हर मेंटेनेंस। डिवोर्स का बात नहीं कर रहा है, हेलो, डिवोर्स का बात नहीं कर रहा है, झगड़ा हुआ है, सेपरेशन में रह रहा है, ठीक है, सेपरेशन, ये नॉर्मली सिटी पीपल में बहुत होता है, गांव के साइड में ना सब एडजस्ट कर लेता है, जैसे भी हो अपना ही है, ठीक है, नॉर्मली मैं एक नेचुरल, वैसे नहीं कि गांव का लोग दूध का धुला है और शहर का लोग गलती करते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। एक्चुअली शहर में क्या है, दोनों पार्टी एजुकेटेड होता है ना, कोई किसी का सहता नहीं है। और गांव साइड में क्या देखा जाता है कि एक पार्टी थोड़ा सा अनएडुकेटेड होता है और समाज का भी ना एक प्रेशर होता है कि गांव का आसपास का लोग क्या बोलेगा। और शहर में क्या है, कोई कुछ भी बोले हम तुमको क्या, ठीक है, शहर का लोगों का क्या है ना, कोई किसी का बात पे नहीं है, या बगल वाले बिल्डिंग में क्या चल रहा है इस बिल्डिंग के लोगों को पता नहीं चलता है ना। इसलिए शहर में ना वो सोशल वाला जो प्रेशर है ना वो नहीं है, बट गांव साइड में प्रेशर है, सोशल प्रेशर बहुत रहता है कि तुम समाज के अंदर इस तरह का कोई भी उदाहरण नहीं दे सकते, ताकि एक बंदा ऐसा करेगा तो उसके इंस्पायर होकर बाकी लोग भी बोलेगा देखो उसका भी छूट दिया, वो लोग सेपरेट पे रह रहा है, हम लोग भी रहेंगे, ठीक है, म्यूचुअली। ये तो बंदे फिर वो गांव साइड में दिक्कत हो जाएगा। सिटी में ये बहुत ही एक खराब बोलो अच्छा बोलो आई डोंट नो, बोलना नहीं चाहिए, ठीक है, बट सिटी में ज्यादातर देखा जाता है। अब बोला ना सर, कंट्रोवर्सी कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कंट्रोवर्सी ना भी है तो भी कर लूंगा, ठीक है। सो व्हाट इज द पॉइंट, सर पॉइंट ये कि यहाँ पर ये जो वाइफ को प्रॉमिस कर रहा है झगड़ा करके 1000 टका मेंटेनेंस देंगे, इट वाज हेल्ड दैट दिस एग्रीमेंट वाज वॉइड, ये वॉइड है, क्यों, क्योंकि नेचुरल लव एंड अफेक्शन से नहीं हो रहा है, ये तो बेसिकली एक डील की तरह हो रहा है, ये वॉइड है। नेचुरल लव एंड अफेक्शन से अगर कोई चीज नहीं होता है तो वो वाला इस केस में लागू नहीं होता। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं याद है ना सर, हम लोग सेक्शन 25 सबसेक्शन 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शनल है। नॉर्मली लॉ कहता है कि बिना कंसिडरेशन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, बट हम लोग जो चीज पढ़ रहे हैं उसमें ये बोल रहे हैं कि बिना कंसिडरेशन का भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है अगर वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन से क्रिएट हो तो, मैंने बदले में एक दूसरे को कुछ नहीं देता है फिर भी कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे कि हस्बैंड अपने वाइफ को पर मंथ पॉकेट मनी देता है, ठीक है, तो बदले में क्या वाइफ कुछ दे रहा है क्या कि भाई चलो मैं तुमको 100 रुपया 200 रुपया दे रहा हूँ, बदले में तुम मेरे लिए अभी 1 कप चाय बना के लेके आओ। समझ रहे हैं सर बात मेरा, ठीक है। तो इस तरह का तो डील होता नहीं है ना नेचुरल लव एंड अफेक्शन में, है ना। वो बीवी अपने आप ही चाय बना के दे देगा, है, चाय की जगह क्या और भी बहुत कुछ बना के देगा, 200 की जगह 2000 छाप लेगा, है ना। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। तो इसमें नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, बट इसमें नेचुरल लव एंड अफेक्शन नहीं है। तो जिसमें नेचुरल लव एंड अफेक्शन नहीं है वो वॉइड हो जाएगा इस केस में, ठीक है, जो राजलक्ष्मी देवी वर्सेस भूतनाथ मुखर्जी के केस में कोर्ट ने देखा, और कोर्ट ने ही ये डिसीजन दी, ठीक है, समझ में आ रहा है सर। हाँ, नेचुरल लव एंड अफेक्शन और भी चीजें हैं मैं बताता हूँ। देखो, प्रॉमिस टू कंपेंसेट फॉर पास्ट वॉलेंटरी सर्विस, प्रॉमिस टू कंपेंसेट फॉर पास्ट वॉलेंटरी सर्विस सेक्शन 25 सबसेक्शन 2 कहता है, मैंने ये अलग बात हो गया, मैंने बेसिकली ये जो एग्रीमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव अफेक्शन ये 25(1) का बात, ये क्लियर हो गया ना सर, ठीक है। ये नॉर्मली हस्बैंड वाइफ का एग्जांपल दिया, बच्चे लोगों के साथ भी माँ बाप का भी हो सकता है, ठीक है। तो वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन से अगर बेटा बाप को कुछ देता है या बाप बेटे को कुछ देता है तो बदले में कुछ लेना देना चलता है क्या, ठीक है। बाप ऐसे बोलेगा तुमको बचपन से बड़ा किया, उसका रिटर्न में तुमको बाद में मेरे को इतना देना पड़ेगा, हाँ, ऐसा थोड़ी होता है, कोई बच्चा है कि फिक्स डिपॉजिट है। कोई कोई बाप थोड़ा ऐसा हरकत करता है, मैं देखा हूँ समाज में, ठीक है, रिलेटिव्स में भी देखा हूँ, मतलब बाप बोलते हैं कि उसको देखो लिखाया पढ़ाया बड़ा किया, अब बड़ा होने के बाद देखता ही नहीं है, पता नहीं सर वो रिलेशन रिश्ता नाता थोड़ा गड़बड़ा जाता होगा, लेकिन ये बात होना ही नहीं चाहिए, नेचुरल लव एंड अफेक्शंस पे ये बात होना ही नहीं चाहिए। हाँ, पढ़ाया लिखाया बड़ा किया वो पापा का धर्म था,
ठीक है, बच्चे का भी धर्म होगा कि पापा ने देखा बड़ा किया, वो उसका धर्म होगा, ठीक है, कि वो अपना काम करे। लेकिन इसमें कोई डील नहीं है, बेटा कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं है और पापा कोई बैंक नहीं है। समझ रहे सर? ठीक है, तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन से इस तरह का चीज चलता है। कौन सा सेक्शन है, याद रहेगा ना? 25 सबसेक्शन 1। ये एक्सेप्शनल कंडीशंस है। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शनल कंडीशन। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं कि अरे भाई कहाँ खो गए हर्ष। अरे मैं थोड़ा इस तरह का मैंने फालतू एग्जांपल देता रहता, मेरे एग्जांपल्स में ना आप लोग भय मत जाना, वो बस समझाने के लिए बोलता हूँ, जैसे ही बोल दिया खत्म हो गया वापस आ जाओ, ठीक है? सोच में पड़ गया कि क्या क्या है। नहीं नहीं, मैं इतना सोचने के लिए नहीं बोलता। Promise to compensate for past voluntary service. Section 25(2). Such promise made without consideration is valid if it is a promise to compensate wholly or in part, and if person who is compensated has already done something voluntarily or has done something which the promiser was legally bound to do. मैंने कहने का मतलब है, अगर तुम voluntarily कुछ करते हो तो बदले में तुम कुछ मांगोगे क्यों? वॉलेंटरी का मतलब क्या होता है? वॉलेंटियर, इच्छा में, है ना? अपने इच्छा में जब तुम कुछ करते हो खुद से, है ना? सपोज मानो यहाँ पर मंदिर बना है, ठीक है, या फिर जो जहां पर भी जिसका जो भी धर्म का स्थान हो वहां पर मानो सेवादान होता है, ठीक है, तुम जा रहे हो वहां पर जाके झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, तो क्या बदले में मंदिर ट्रस्ट को बोलोगे भाई मैंने सुबह से झाड़ू लगाया पैसा दो? वो सेवा था, तो सेवा वॉलेंटरीली किया जाता है। ये जो पॉलिटिशियंस हम लोगों के लिए करता है ना, वो वॉलेंटरीली करता है, वो बदले में कुछ नहीं मांग सकता। अलग बात है कि सरकार उनको एमपी एमएलए बनने के बाद तनख्वाह देता है, गवर्नमेंट उनको एमपी एमएलए बनने के बाद एक रेम्यूनरेशन पे करता है रेस्पेक्ट में, लेकिन वो बदले में हमसे कुछ नहीं मांग सकते, वोट भी नहीं मांग सकते। ये जो नेता लोग जो करते हैं, बोलते हैं कि मैंने ये किया, या मोदी बोल रहा है मैंने ये किया, ममता बोल रहा है मैंने ये किया, तुमने उसी काम के लिए तो बना था, तभी तो वोट दिया था, स्वेच्छा में किया है, वॉलेंटरी काम है, सेवा है ना। राजनीति क्या है? पैसा कमाने का जड़ है क्या? हाँ वही तो दिख रहा है सर। राजनीति एक, राजनीति में जो लोग अपने काम करते हैं, ये एक्चुअली इनका कोई प्रोफेशन नहीं होना चाहिए। राजनीति एक सेवा है सर, इसी भाव के साथ राजनीति करना चाहिए। कमाने के लिए, पावर के लिए करता है, लाल बत्ती चाहिए गाड़ी में, पावर चाहिए पावर, ठीक है, इलीगल पैसा, पब्लिक का पैसा खा के मैं घर बना लूंगा, है ना? हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो आईआरएस ऑफिसर, नहीं नहीं, वो चार्टर्ड नहीं, चार्टर्ड ये है केजरीवाल के पार्टी में, चार्टर्ड है तुम्हारा वो परिणीति चोपड़ा का हस्बैंड, परिणीति का हस्बैंड राघव चड्ढा, राघव चड्ढा का चार्टर्ड फर्म था, अभी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे लोग आना चाहिए, बस पब्लिक का नहीं मारना नहीं चाहिए, बस यही है। देखो तो फिर अगर तुम सेक्शन 25(2) क्या कहता है कि इफ इट इज ए प्रॉमिस टू कंपेंसेट होनली और इन पार्ट, द पर्सन हु इज इन कॉम्पेंसेटेड हैज ऑलरेडी डन समथिंग वॉलेंटरीली, वो पहले वॉलेंटरीली कुछ किया, मैंने पब्लिक के हित में या किसी भी कारण से तुमने अपनी इच्छा से किया, अपनी इच्छा से कुछ किया, तो वॉलेंटरी सर्विस में बदले में तो कुछ होगा नहीं ना। तुम किसी के लिए कुछ कर रहे हो पर उल्टा साइड में तुम कुछ मांग नहीं सकते। समझ रहे सर? जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन हुआ, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, बट वॉलेंटरी के केस में कंसिडरेशन में तुम बदले में तुम अपना जो भी करना करो, बट बदले में तुम कुछ मांग नहीं सकते, तभी वो वॉलेंटरी कहलाता है। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया है, एक्स फाइंड्स वाइज पर्स, ठीक है, एक्स फाइंड्स वाइज पर्स एंड गिव्स इट टू हिम बाय प्रॉमिस टू गिव 500 to x, दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इवन दो द कंसिडरेशन डिड नॉट मूव एट द डिजायर ऑफ y द प्रॉमिसर। एक्स ने वाई का पर्स ढूंढा, ठीक है, मानो रास्ते में इसका पर्स पड़ा हुआ था, इसने ढूंढ लिया, ठीक है, अब ढूंढ के जब इसको दे रहा है तो वाई बोल रहा है कि वाई प्रॉमिसेस टू गिव 500 to x, बोला ठीक है भाई तुमने मेरा पर्स ढूंढ के दिया, मैं तुमको 500 टका देना चाहता हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट में कोई दिक्कत नहीं, ये वैलिड है, ये वैलिड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन दो द कंसिडरेशन डिड नॉट मूव एट दी
डिजर ऑफ वाई। मैंने वाई ने ऐसा कुछ बोला नहीं था। हेलो, वाई ने बोला था क्या एक्स को कि तुम मेरे लिए पर्स ढूंढो? हाँ, ठीक है, वो स्वेच्छा में किया है, बदले में वो 500 टका दिया, इट्स ओके। ठीक है। एक से नेबर हेल्प पुटिंग डाउन द फायर इन वाई हाउस। वाई के घर में आग लगा है, एक से उसका पड़ोसी है, ठीक है, तो पड़ोसी के घर में आग लगा है, क्या मजा लोगे? बहुत पैसा बनाया था, गाड़ी बाड़ी, अच्छा हुआ। लोग पड़ोसी के डेवलपमेंट पे जलते ही ज्यादा है सर। हाँ, आजकल का जो ह्यूमन नेचर हो गया, ठीक है, क्या पड़ोसी, क्या प्यार मोहब्बत, पता नहीं। ठीक है, सब वो सब बातों में अच्छा लगता है, बट रियल लाइफ में देखा जाता है कि आपके बगल वाले किसी का, अगर मानो किसी के घर के सामने अगर गाड़ी आ गई, ऑल्टो आया था, ऑल्टो ही लिया है। ठीक है, नेक्स्ट दिन मानो 2 साल बाद ऑल्टो की जगह स्विफ्ट डिजायर आ गया, स्विफ्ट डिजायर लिया। ठीक है भाई, ये तो नॉर्मल गाड़ी है। ठीक है, फिर कुछ दिन बाद मानो आ गया टोयोटा का, क्या नाम है उस गाड़ी का, फॉर्च्यूनर। ठीक है, फॉर्च्यूनर ले लिया। अरे आजकल फॉर्च्यूनर कोई भी ले सकता है। ठीक है, वो अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं। फिर कुछ दिन बाद बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, बहुत कुछ आ रहा है। पक्का ब्लैक मनी होगा। कहाँ से कर रहा है? हाँ, फिर कोई कुछ किसी को पता चला यूट्यूब से कर रहा है। यूट्यूब में इतना पैसा होता है क्या? जो भी हो, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो एक्स नेवर हेल्प पुटिंग डाउन द फायर ऑफ इन वाइज हाउस आफ्टरवर्ड्स वाई प्रॉमिस टू एक्स टू गिव 1000। ठीक है, दिस इज द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अगेन। उसने अपनी इच्छा से आग बुझाया था। ठीक है, 1000 टका बोला और बोला कि नहीं भाई, तुम्हारा तो इतना लाखों का प्रॉपर्टी बचाया, 1000 में क्या होगा? ठीक है, नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता। वो स्वेच्छा में तुमको 1000 दे रहा है, शौक से, तुमको रखना है रखो, नहीं रखना है बोलो कि भाई नहीं रखना। ठीक है, दिस इज द वैलिड। उस दिन मेरे साथ एक गड़बड़ हो गया था, मैं कुछ दिन के लिए नहीं था ना, तो माँ बाप को लेकर एक जगह में गया था। तो वहां पर मेरा एक गाड़ी सारा दिन में जाना था, इधर उधर करना था, मेरा 3500 का भाड़ा हुआ। तो वो जो लड़का हम लोगों को लेके घूम रहा था गाड़ी में, वो ना मेरे को गाड़ी में चढ़ते ही ना तेल का पैसा मांगा। ठीक है, तो एक पेट्रोल पंप पे मैंने 2000 टका मेरे से मांगा, मैं दिया उसको। लेकिन सुबह गाड़ी में चढ़ा और जब शाम को गाड़ी से उतर रहा हूँ, मैं भूल गया कि मैं तेल का पैसा दिया। कि सारा दिन इतना चीज हुआ मेरे दिमाग में नहीं है। ठीक है, ओडिशा में गया था एक काम से, तो 2000 टका मैं उसको दिया था और 1500 उसको देना था मेरे को। ठीक है, पर सीरियसली जब मैं उसको बाद में पेमेंट कर रहा हूँ, तो मैं उसको पूरा का पूरा 3500 ही पेमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, वो लड़का जो था वो मेरे को ना ऐसा करके, इतना पैसा क्यों दे रहे हैं? ठीक है, तो मेरे साथ ना भाई खड़ा था, वो मेरे तरफ देख रहा है, तो फिर वो भी उसके तरफ देख, उसको भी, वो भी भूल गया। और वो लड़का इतना पैसा क्यों दे रहे हैं, सभी भी मेरे को याद नहीं है। फिर वो मेरे को बोल रहा है, अरे आपने तो मेरे को तेल का पैसा दिया था ना 2000 टका। हम बोली वो हाँ हाँ, सच में अच्छा, सच में अच्छा, एकदम ऑनेस्ट लड़का। तो फिर मेरे को बोल रहे कोई और होता तो शायद लेके ही चला जाता। हम बोले हाँ, बात तो सही है। ठीक है, बात तो सही है। फिर मेरा पापा खुश होके उसको 100 रुपया दिया। ठीक है, 100 रुपया दिया, तो फिर वो लड़का ना फिर से क्यों? फिर वो उसको भी नहीं लेना है, वो 100 रुपया जो उसको दे रहा है, बोलते क्यों? हाँ, तो फिर मैं उसको ऐसे बोला कि अरे ऐसे ही चाय पानी का दे रहा है, रख लेना। हाँ, तो तब बात थोड़ा सा माना और रख लिया, तो नहीं तो वो भी नहीं रखता। आजकल ऐसा कहाँ मिलता है, लोग बोलते हैं भाई जो जो है सब दे दे। तो वो जो उसका वॉलेंटरी जो एक्ट था, जो मेरा जो पैसे के बारे में उसने बोला, उसके बदले में हमने उसको खुशी से 100 रुपया एक्स्ट्रा दिया चाय पानी के लिए। ठीक है, तो ये दे सकता है ना? उस दिन आप लोग इसको जानते हो, फेमस इंग्लैंड क्रिकेटर है, शायद नहीं जानते होंगे, माइकल वॉन बोल। हाँ, ठीक है, बहुत बोलता है, वो ट्वीट भी बहुत करता है और अभी आईपीएल में कमेंट्री भी कर रहा है। ठीक है, माइकल वॉन एक जमाने में इंग्लैंड का कैप्टन हुआ करता। ठीक है, मैंने उसका गेम देखा है, आप लोग शायद नहीं देखे होंगे, बट मैंने बहुत देखा। तो माइकल वॉन अभी बॉम्बे में है, बॉम्बे में ताज होटल वगैरह में ठहरा है, और या ओबेरॉय में ठहरा है। लेकिन वो जब भी आजकल बॉम्बे आता है, वो सेविंग करता है फुटपाथ, फुटपाथ में सेविंग करता है।
फुटपाथ में हम लोग यहाँ पर कोलकाता में, या कोलकाता में भी है, बॉम्बे में भी है, उसको हम लोग इटालियन सैलून बोलते हैं। इटालियन सैलून माने वो 2 ईंटा के ऊपर बैठा के करते हैं तो इटालियन सैलून। 2 ब्रिक्स लगा के देता है, कोलकाता में तो ऐसे ही नीचे बैठा देता है, बॉम्बे में थोड़ा सा एक चेयर लगा के, कोलकाता में बड़ा बाजार में भी है, नीचे ही बैठा देता है। 2 ब्रिक्स लगा के अपने घुटनों के बल पे वो भी बैठा है, और जो दाढ़ी बना रहे हैं वो भी घुटनों के बल ही 2 ब्रिक्स के ऊपर बैठा है। ठीक है, तो कोई कोई प्यार से बोलता है इटालियन, ईंट के ऊपर है ना, वो ईंट के कारण इटालियन। तो वॉन एक बहुत अच्छा बोला, उसने काटा, फिर उसके साथ फोटो दिया, ठीक है, जिसके साथ वो सेविंग वगैरह किया। बोले कितना अच्छा है, देखो बॉम्बे में, हम लोग इंग्लैंड में ये सब सुविधा नहीं है। तुम चारों तरफ क्या हो रहा है, पूरा एकदम मूवी खुला है, पूरा ग्राउंड आसपास, गाड़ी जा रहा है, बिल्डिंग में कौन क्या कर रहा है, खुला मूवी देखते देखते 30 टका में सेविंग्स हो गया। ठीक है, हम क्यों महंगा दे, है ना। और हम लोग इंडियंस को देखो, ठीक है, सस्ता सैलून में जरूर यहाँ पर कुछ ब्लेड में गड़बड़ होगा, जरूरी है मेरा गला काट देगा। ठीक है, ठीक है, हम लोग जाएंगे कम से कम 5,000 टका लग्जरी सैलून को देंगे, फिर जाके घर आएंगे। इवन मेरे जैसा जो टकला लोग है वो भी देता है ना, टक को सेविंग करते हैं उसके लिए भी 5,000 टका दे देगा। ठीक है ना। तो जो भी है, पॉइंट ये है सर कि उसने एक बहुत अच्छा बोला, कि फिर लास्ट में उसने बोला कि नॉर्मली वो जब देता है, नॉर्मली 30-60 रुपीज में तो फुटपाथ में कर, नॉर्मल दुकान तो यहाँ पर हम लोग 100 रुपए 150 रुपए में कर देता है, तो फुटपाथ में कितना होगा, 50 टका 60 टका में हो जाएगा। बट वो पेमेंट करने के टाइम पे उनको या तो 500 या तो 1000 करता है, अगर दोनों करता है तो 1000 टका देता है, एक करता है तो 500 देता है। दोनों बने बाल और दाढ़ी, और एक माने या तो दाढ़ी या फिर बाल। ठीक है, तो तो वो वॉलेंटरीली पेमेंट करता है, कोई उसको बोला थोड़ी है, वो वॉलेंटरीली, ऐसे माइकल बॉन है भाई, 5 स्टार होटल में ठहरता है, इतना बड़ा सेलिब्रिटी है, तो देता है, उसका वॉलेंटरी इच्छा से देता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी है, वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रहा है आप लोग, यही सब बातें यहाँ पर बोला है सर। यहाँ पर एक और एक एग्जाम्पल दिया, बोलते एक सपोर्टेड वाइज इन्फेंट सर, इन्फेंट माने, हाँ, इन्फेंट माने पेट का बच्चा, नहीं नहीं, जो बच्चा पेट के अंदर है, माँ के पेट के अंदर, उसको इन्फेंट बोलते हैं। जो माँ के गोद में है, ठीक है, अभी अभी जन्मा है, ऐसा हार्डली 3-4 महीना 6 महीने के अंदर का उसका, या 1 साल के अंदर उसका एज होगा, उसको बोलते हैं इन्फेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है सर। तो यहाँ ये सब समझना जरूरी है। एक सपोर्टेड वाइज इन्फेंट सन, ठीक है, वाई प्रॉमिस टू पे एक्स एक्सपेंस इन सो डूइंग, दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, हियर एक्स हैज डन दैट एक्ट व्हिच वाई हैज लीगली बाउंड टू डू। मैंने किसी का एकदम दूध का बच्चा, एकदम कोल का, एकदम अभी अभी जन्मा है, शायद उसका माँ पापा का कुछ दिक्कत हुआ होगा, तो कोई दूसरा दोस्त लोग है, वो उसको खाना वगैरह खिला रहा है, ठीक है, तो बदले में उसका खर्चा हो रहा है, वही बोल रहे हैं कि एक सपोर्टेड वाइज इन्फेंट सन वाई प्रॉमिस टू पे एक्स एक्सपेंस इज सो डूइंग, दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एंड हियर एक्स हैज डन दैट एक्ट व्हिच वाई हैज लीगली बाउंड टू। ठीक है, यहाँ पर और भी पता है, एक्स राइट्स टू वाई एट द रिस्क ऑफ योर ओन लाइफ, यू सेव्ड मी फ्रॉम सीरियस मोटर एक्सीडेंट। ठीक है, आई प्रॉमिस टू पे यू ₹1 lakh, एक्स डज नॉट पे, एडवाइस वाई। समझा कि नहीं। एक्स ने वाई को लिखा कि तुम अपना जिंदगी का खतरा उठा के मेरा जान बचाया, ठीक है, मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ 1 लाख देने का, पर एक्स ने प्रॉमिस रखा नहीं। ठीक है, तो एडवाइस करो वाई को कि वाई क्या कर पाएगा। हम्म? सर देखो, लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है कि दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सिंस ए प्रॉमिस टू कंपेंसेट फॉर वॉलंटरी एक्ट्स डन इन द पास्ट इज वैलिड इवन दो विदाउट कंसिडरेशन, वाई इज एडवाइज टू फाइल ए सूट टू रिकवर रुपीज, क्योंकि उसने वादा किया था ना कि तू मेरा जान बचाया, मैं तुमको 1 लाख दूंगा। अगर कुछ ना बोलता तो कुछ ना देता, क्या दिक्कत था। कौन सा जान बचाने के टाइम पे बोला था कि भाई पैसा देगा कि बोल, नहीं तो जान नहीं बचाएगा। जान बचाने के बाद जैसे वो ऐसे फैमिली ड्रामा होता है, जैसे मानो कि वो सास बहू झगड़ा होता है, जानते हैं ना, घर घर में, घर घर की कहानी है। ठीक है, वो एक सीरियल भी आता था एक जमाने में, एक सास भी कभी बहू थी, स्टार प्लस में आता था, पुराना। ठीक है, हाँ, तुम लोग यूट्यूब करना, मिल जाएगा।
क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ऐसा करके इसका म्यूजिक आता था। तो मैं कभी देखता नहीं था, लेकिन घर पे चलता था, म्यूजिक तो कान में आएगा ही, ठीक है। 90s और 2000 के अर्ली में जो भी बचपन बिताया, घर घर का बात था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ऐसे करके चलता था। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अब सास बहू में नॉर्मली कहानी का कॉन्सेप्ट क्या चलता था कि सास जो है वो बहू को पसंद नहीं करता है, ठीक है। लेकिन जब सास का तबीयत खराब होता है तब वही बहू अच्छा हो जाता है, और इतना मैंने सहने के बाद भी वो बहू रानी सास का सेवा करता है, ठीक है, एकदम स्टैंडर्ड बहू की तरह। स्टैंडर्ड बहू इन द सेंस कि जैसे एक बहू को होना चाहिए, बड़े का सेवा करना चाहिए। फिर सास जब उसको होश आता है कि इस हालत से सास को कौन अच्छा किया, कि नहीं उसका छोटा बेटा का बहू जिसको इतना दिन से वो पसंद नहीं करता था, वो उसको ठीक किया। तब बहू तब सासू माँ कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। तब सासू माँ कॉन्ट्रैक्ट में बोलता है कि ये प्रॉपर्टी का आधा तुम्हारा। लेकिन सुनो तो, ये तो बिस्तर में सोते सोते बात होता है। जैसे ही सासू बिस्तर से उठ जाता है और फिर से अपने पुराने रूप में आ जाता है, ऐसा बोला था मैंने, वो बोल दिया होगा, ठीक है। नहीं, वो छोटा बहू का बेटा का बहू मेरे को शुरू से पसंद नहीं है। सारा का सारा मेरा बड़ा बहू का, ठीक है, जो एक घर घर की कहानी में चलता है। व्हाट इज द पॉइंट? अब यहाँ पर सुनो, यहाँ पर तो ये फैमिली लव एंड अफेक्शन हो गया ना। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट है, अगर सास ने लिख के दिया तो देना पड़ेगा। हम मुख में बोलने से दिक्कत है ना, कोर्ट में प्रूव कैसे करो, ठीक है। इसलिए जब वो ऐसा, अब यहाँ पर बहू रानी को भी थोड़ा सा क्या होना, मतलब थोड़ा सा चालाक होना पड़ेगा। जैसे ही प्यार जताया, ठीक है, सीधा एकदम एग्रीमेंट पेपर लाके सासू माँ लिख दो। क्या पता बाद में मुकर गया तो। और नॉर्मली ऐसे ही होता है। देखो सर, हाँ हाँ, विल बदल सकता है, ऑब्वियसली बदल सकता है, लेकिन एटलीस्ट पहला एक विल तो बना दो। विल बदल सकता है, जब तक जिंदा है वो जितना मर्जी बार विल बदल सकता है, लेकिन एटलीस्ट एक बार बना तो दो। समझ में आया सर? तो वही चीज हो गया ना, पहले हाँ बोला बाद में ना बोला, लेकिन उसने बाद में प्रॉमिस कर दिया था। अब उसका एक्ट वॉलेंटरी था, बहू रानी का भी एक्ट वॉलेंटरी था, सासू माँ का भी कहना प्रॉमिस था, तो ये प्रॉमिस उसको रखना चाहिए। नहीं रखेगा तो क्या बहू रानी केस कर सकता है? आंसर इज यस। प्रूफ है तो केस कर सकता। समझ में आया सर? हाँ, देख मैं जो भी एग्जांपल देता हूँ ना, मैं कुछ भी याद करके नहीं आता, ठीक है। पढ़ाते पढ़ाते वो देख सर, हर इंसान का ऐसा होता है। हम लोगों का ना दो तरह का माइंड होता है, एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। ये एक साइंस है कि जिंदगी में हर चीज को ना याद रखने के लिए ना लोड ज्यादा नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तुम बस जब कोई भी काम करो उसको अपने कंसेंट्रेशन और प्यार मोहब्बत के साथ करो, ठीक है। और किसी भी चीज को अगर तुम प्यार से याद रखते हो ना, ठीक है, उसके लिए तुमको लोड लेने का जरूरत नहीं पड़ता। वो ऑटोमेटिक कब आएगा याद तुमको पता ही नहीं चलता। मैं ये सब याद नहीं रखता, जो नहीं मेरे को पता करना है कि पहले क्या क्या सीरियल मैंने देखा था, ठीक है, ठीक है। या फिर माँ बाबा घर पे क्या सीरियल देखता था, इतना कोई नहीं करता। आप लोग के साथ भी होता है, मेरे साथ अकेला नहीं होगा। लेकिन अगर कोई चीज तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता है ना, तो कब मेमोरी उसको निकाल के लाएगा ना, आपको पता भी नहीं। इसलिए लोड मत लो, बस प्यार मोहब्बत से करते जाओ, ठीक है। वो हो जाएगा, कब होगा कैसे होगा तुमको नहीं पता। तुमको क्या पता भाई, तुम अपने बारे में क्या ही जानते हो? क्या ही जानते हो? कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते अपने बारे में। वो बोलते हैं, स्वामी विवेकानंद एक जगह में बोलता है, बोलते हैं कि इंसान क्या कर सकता है, अगर इंसान ये चीज अगर जान जाता ना, तो आज सीरियसली ये ह्यूमन सोसाइटी का अलग लेवल का डेवलपमेंट, मतलब इतना इमेंस पावर है हम लोगों के अंदर, बट हम लोग उसका शायद 1% भी यूज नहीं करता। बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना, भगवान है कि नहीं, कोई बोलते हैं भगवान देखा नहीं है, कोई बोलते हैं पत्थर है, कोई बोलता है मूर्ति है, कोई बोलता है कुछ नहीं है, पेपर है ना। अब जो भगवान देखा है उसने कुछ तो किया होगा तब ना देखा होगा। अब जो देखा नहीं उसको लगता है कि उसने नहीं देखा तो है नहीं।
कैसे देखने में है। कोई बोलता है कि एक रूप देखा, कोई बोलता है कि ज्योति देखा, मैंने एक प्रकाश। प्रकाश समझते हो? प्रकाश इन द सेंस एक पावरफुल लाइट, ठीक है, जिसको करके जो भी जिसको भी आज हम लोग मानते हैं ना, उसको एनलाइटनमेंट मिलता है। ठीक है, मैंने जिसको बाद में जो नॉर्मल योगी होते हैं वो बाद में भगवान बन जाता है, जो वो अवस्था में पहुंच जाते हैं। हाँ, लॉर्ड बुद्धा, विवेकानंदा, रामकृष्ण परमहंस, जो भी नॉर्मल इंसान होके पैदा हुआ और बाद में हम लोग उनको एक भगवान का दर्जा दे दिया। जैसे सिख धर्म गुरु जो लोग हैं, मतलब जैसे गुरु नानक जी, ठीक है, जैसे जहां पर भी आप जैन जैन लोगों का तीर्थंकर लोग, ठीक है, जितना तीर्थंकर सब, महावीर स्वामी जैसे है ना, सब इसी तरह से बना है एनलाइटेंड। चलो छोड़ो, ये सब अलग बात है। ठीक है, मैं कहाँ से कहाँ लेके जाऊंगा, फिर कहाँ वापस लेके आ जाऊंगा, आप लोग पागल हो जाओ। अब बोल, ये सब भी याद करके आते हैं क्या? आगे देख, ये समझ में आ गया? हाँ, सब कहानी समझ में आ रहा है ना? देखो सर, स्टोरी सुनो, कहानी सुनो, बट मेन पॉइंट से ना हटो। ठीक है, पढ़ाई करने के टाइम पे ये सब एग्जाम्पल अगर याद रह जाए अच्छा है ना, समझने में आसानी होगा। हाँ, यहाँ पर एक अच्छा पॉइंट है, आज सुबह ही मैं सीएस वाले को पढ़ा रहा था। प्रॉमिस टू पे टाइम बट डेप्थ, प्रॉमिस टू पे टाइम बट डेप्थ, सेक्शन 25 सबसेक्शन 3। क्या चीज है? सच प्रॉमिस विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड। इस तरह का प्रॉमिस विदाउट कंसिडरेशन वैलिड है इफ इट इज मेड इन राइटिंग, लिखित होना चाहिए। इट इज साइंड बाय द डेटर और हिज एजेंट। डेटर माने अकाउंटिंग लैंग्वेज में डेटर मतलब जिनसे हमको पैसा मिलेगा, है ना। तुम अगर बिजनेस करते हो तो तुम्हारा डेटर कौन कहलाएगा? जिनसे पैसा मिलेगा। और क्रेडिटर किसको बोलते हैं? जिसको पैसा पे करना है। वेरी गुड। तो यहाँ पर तुमने किसी को सेल किया था, किस तरह का सेल किया था? क्रेडिट सेल किया था। वेरी गुड सर। तो जब तुमने किसी को क्रेडिट सेल किया, सपोज तुमने 10 लाख का क्रेडिट सेल किया, बंदा ने 5 लाख दिया और 5 लाख देगा देगा करके और दिया ही नहीं। 5 लाख दिया और 5 लाख ड्यू ही रह गया। ठीक है, बैड डेप्ट हो गया। वेरी गुड सर। 5 लाख बैड डेप्ट हो गया। पर बाद में इन द सेंस 3 साल बाद, कितना दिन बाद? 3 साल बाद। नॉर्मली 3 साल का एक टाइम पीरियड रहता है, और तुमने भी ना उससे मांगा भी नहीं और कोर्ट में केस भी नहीं किया। समझ रहे सर? आज सुबह ही मैं सीएस का एग्जीक्यूटिव लेवल का पेपर है, लिमिटेशन एक्ट बोल के, उसमें पढ़ा रहा था। टाइम बार्ड हो जाता है। टाइम बार्ड इन द सेंस कि नॉर्मली जिससे तुमको कुछ पैसा पाना हो, सेटलमेंट हो, अगर 3 इयर्स निकल जाता है ना, कोर्ट भी और केस नहीं देता। कोर्ट में जाओगे ना 3 साल बाद, कोर्ट बोलेगा सो रहते क्या, सिंपल, जज यही बोलेगा। आज सुबह भी यही चीज बता रहे थे कि कोर्ट भी उसके साथ होता है जो जगा हुआ होता है ना, हु इज विजिलेंट। पढ़ा रहे थे ना सुबह, जो विजिलेंट है, जो कॉन्शियस है, जिसको अपने अधिकार के बारे में पता है। जिसको अपने अधिकार के बारे में पता नहीं है, कोर्ट उसके लिए कानूनन काम नहीं करेगा। 3 साल के अंदर नहीं गए, अब जाके क्या करो? लेकिन सर वो अगर आके वॉलेंटरीली पेमेंट करता है बाद में, आपका किस्मत। और क्या? ठीक है, वही चीज बोल रहे हैं। It relates to a debt which could not be enforced by a creditor because of the law of limitation act। मैंने टाइम निकल गया सर, तुमको जिससे पैसा पाना था 3 साल निकल गए, तुमने कुछ कोर्ट केस वगैरह कुछ नहीं किया, अब तुमको वो पैसा मिल रहा। ठीक है, मिल रहा है, बदले में तुमको कुछ करना नहीं है, दे रहा है, ले लो, वॉलंटरी एक्ट है। ठीक है, मानो कि जो बंदा केस भी नहीं किया, शायद उसको पता ही नहीं है कि उसने दिया था। कोई कोई लोग ऐसे होते हैं, भूल यार, पियक्कड़ होगा और क्या, है ना, लोन उधार दे के भूल गया होगा। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट, अ डेब्ट व्हिच रिमेन्स अनपेड और अनक्लेम्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years becomes a time barred debt which is legally not recoverable। जो टाइम बर्ड हो जाते हैं, लिमिटेशन एक्ट 1963 के अंदर आता है। ये एक्ट आप लोगों को पढ़ाया नहीं जाता नॉर्मली, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बिजनेस लॉ के अंदर ये नहीं है। ये सीएस वाले को पढ़ना पड़ता है, जूरिस्प्रूडेंस बोल के उन लोगों का एक पेपर होता है, उनको पढ़ना पड़ता है। बाकी और किसी का इतना डिटेल्स में नहीं। बस इतना जान लो
कि लिमिटेशन एक्ट 1963, अगर किसी को जानकारी चाहिए तो लिमिटेशन एक्ट का क्लास देख मेरे से लेके भी कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जान सकते हो कि लिमिटेशन एक्ट क्या है, नहीं है, इस बार से ऐसे ही नहीं हो रहा है और एक्स्ट्रा, ठीक है। ठीक है, तो according to the law of limitation act, a debt which remains unpaid or unclaimed for a period of 3 years becomes a time barred debt which is legally not recovered। माने तुम लॉ के थ्रू से, कानून के थ्रू से, कोर्ट के थ्रू से उसको रिकवर नहीं कर पाओगे। बट ए promissory note issued in a personal capacity by the wife of a debtor, to pay his time barred debt of her husband is not enforceable। माने यहाँ पर थोड़ा पर्सनल मामला आ गया। promissory note issued in a personal capacity by the wife of a debtor, यानी जो डेटर था उसका बीवी, to pay his time barred debt of her husband is not enforceable। माने बेसिकली वाइफ ने बोला, माने ऐसा होता है ना रे बाबा, हस्बैंड, समझ रहे सर, हस्बैंड का डेथ हो गया, अब वाइफ के ऊपर आके जिसको पैसा पाना है वो बोलते हैं कि आपका हस्बैंड ने लोन दिया था, तो ऑटोमेटिकली उसका प्रेशर वाइफ के ऊपर आता है। तो वाइफ ने एक प्रॉमिसरी नोट दिया, ठीक है, कि हाँ मैं पे करूंगा, बट ये नॉर्मली एनफोर्सिएबल नहीं होता। ये पेस्तोंजी वर्सेस बाई मेहर बाई के बीच में ये चीज कोर्ट ने डिक्लेयर किया। अब कोई बोलेगा सर इसका मतलब हस्बैंड कुछ भी लोन ले तो वाइफ के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं होगा। अरे होता है, ठीक है, हस्बैंड का लोन है, लेकिन इसमें बैंक हो या कोर्ट हो, वो ना चीज को देखता है कि वाइफ का इनकम है कि नहीं है, वाइफ क्या करता है। अगर मानो वाइफ कुछ ऐसा नहीं करता, सिर्फ वो हाउस वाइफ है, तो कोर्ट क्यों फालतू में उसको प्रॉब्लम में डालेगा। लेकिन मानो वाइफ जो है वो कमाता है, ठीक है, सिचुएशन अच्छा है, तब वाइफ को बोलेगा फिर आप पे कर दो। हाँ, तब संपत्ति से भी लिया जा सकता, लेकिन मानो सिचुएशन ऐसा नहीं है कि संपत्ति से भी कुछ लिया जा सकता, ठीक है, तब कोर्ट उस चीज को छोड़ दो, ठीक है। तो इस तरह का सिचुएशन होता है। अदरवाइज लिमिटेशन एक्ट के तहत अगर वो टाइम निकल जाता है, जिसको पैसा पाना है उसको भी और पैसा, यानी कितना दिन बाद टाइम चला जाएगा, 3 years। 3 years इज द नॉर्मल टाइम पीरियड। 3 साल के अंदर कोर्ट केस करके निकल पाओ तो निकल लो, अगर नहीं निकल पाया तो फिर और कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अगर किसी को पैसा उधार देते हो 3 साल के अंदर, उसके पीछे लगे रहो, मुन्ना भाई की तरह लगे रहो, मुन्ना भाई मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो, अगर मिल जाए तो, ठीक है। Completed gift, explanation to section 25, the gift actually made by a donor and accepted by the donee are valid even without consideration, thus a completed gift needs no consideration। गिफ्ट के केस में कोई कंसिडरेशन थोड़ी हो रहा है, तब उसको गिफ्ट क्यों बोल रहे थे। आजकल एक चलता है आप लोगों के बीच में, शायद होता होगा, रिटर्न गिफ्ट्स। रिटर्न गिफ्ट चलता है, रिटर्न गिफ्ट ऐसे होता है कि उसने मेरे को ये दिया, बदले में मैं भी इसको दे दूंगा। अरे भाई अगर रिटर्न गिफ्ट है तो फिर वो तो फिर कॉन्सिडरेशन ही हो गया, गिफ्ट तुमको दिया, तुम लेके मजा करो ना, तुमको बदले में देने का इतना क्या पड़ा है, ठीक है। रिटर्न गिफ्ट्स, ठीक है, मतलब तुम गिफ्ट देते ही हो लेने के लिए क्या। चलो दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, मजाक से बोला सर, बात को समझा, लेकिन गिफ्ट तो गिफ्ट हो गए, है ना। X transferred some property to Y by a duly written and registered deed as a gift. This is a valid contract even though no consideration। अमिताभ बच्चन जया बच्चन के नाम पे एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया गिफ्ट के नाम पे, बदले में जया बच्चन ने अमिताभ बच्चन को कुछ नहीं दिया, चल सकता है ना। X transferred some property to Y by a duly written and registered deed as a gift. This is a valid contract even though no consideration। ये valid contract है, कोई दिक्कत नहीं है। एजेंसी, नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी। एजेंसी समझते हो, एजेंसी बिजनेस बहुत पॉपुलर बिजनेस है आज के डेट में। yes। माने तुम कोई प्रोडक्ट बेचते हो, हेलो, तुम कोई प्रोडक्ट बेचते हो, ठीक है, उस प्रोडक्ट के लिए तुमने किसी को एजेंट रख लिया। क्या रख लिया सर, तुमने किसी को एजेंट रख लिया कि भाई तुम मेरा प्रोडक्ट बेचो, जितना बेच पाओगे उसके ऊपर मैं तुमको कमीशन दूंगा। तो जब तुमने उसको प्रोडक्ट दिया बेचने के लिए, तो बदले में तुम थोड़ी ना कुछ लिया, अगर ना भी लिया तभी ना वो तुम्हारा एजेंट हुआ।
वो जितना बेच पाएगा बदले में कमीशन मिलेगा। जैसे LIC एजेंट, ऐसे LIC एजेंट का सैलरी होता है क्या? जो LIC एजेंट होता है सैलरी होता है उनका? नॉर्मली तो सैलरी का कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, बट वो जो पॉलिसी सेल करेगा उसके ऊपर बेस करके LIC उसको कमीशन देता है। ठीक है, हाँ हाँ, 1 लाख करवाने से 30,000 मिलता है। चलो फिर, और क्या, इंश्योरेंस एजेंट ही बन जाओ। नहीं नहीं, उसमें भी अच्छा करियर बनता है। LIC एजेंट खराब नहीं है, बट हाँ आजकल इंश्योरेंस मार्केट टारगेट बहुत होता है, काफी लोगों को जाके बताना पड़ता है, मरने का फायदा बताना पड़ता है। LIC एजेंट होके क्या बताना पड़ता है? मरने का फायदा। तो मरोगे तो तुमको क्या मिलेगा, जिंदा रह के क्या मिलेगा वो कभी नहीं बताएगा। हाँ, वाइफ को जाके बोलेगा कि तुम्हारा, सपोज कोई किसी का हस्बैंड बहुत स्मोक करता है या दारू पीता है, उसको जाके तो और बोलेगा, देखा दारू पी पी के इसका पूरा लीवर चढ़ गया है, कभी भी चला जा सकता है, एक इंश्योरेंस करवा लो, आपका जिंदगी बच जाएगा, बच्चा लोगों का क्या होगा, स्मोक करता है इसका कैंसर हो जाएगा, पता चला कि जो इंश्योरेंस कराने है उसका ही कैंसर हो। नहीं सर, डर तो रहना चाहिए, ऐसा बात नहीं है, आई एम नॉट अगेंस्ट द इंश्योरेंस, बट मैं जस्ट एक बताया। ठीक, चलो, एजेंसी में जो आपका एजेंट बन रहा है, बदले में आप उसको कुछ, उसको अपना प्रोडक्ट दे रहे हो, बदले में कुछ ले नहीं रहे हो, तो उसमें भी कोई कंसिडरेशन नहीं हुआ। सेक्शन 185 में इस चीज का बोला है, ग्रेट्युटस बिलमेंट, नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी फॉर ग्रेट्युटस बिलमेंट। बिलमेंट जानते हो सर क्या होता है? सिमिलर टू हायर परचेस? नहीं सर, हायर परचेस और बेलमेंट में डिफरेंस है। बेलमेंट में दो पार्टी होते हैं, एक को बोलते हैं बेलर और दूसरे साइड में होते हैं बेली। एक में होता है बेलर, दूसरे साइड में होते हैं बेली। बेलर बेली कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह का है, वो कस्टडी में रखना पड़ता है, जानते हो? एग्जाम्पल के रूप में, हाँ हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, गिरवी रखना नहीं। কাউকে যদি অ্যারেস্ট করা হয় তখন যে কাস্টাডিতে রাখা হয়? नहीं 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 नहीं, अरेस्ट कस्टडी नहीं, ये तो अलग ही लेवल पे चला गया, कोर्ट का कस्टडी में चला गया। नहीं नहीं, वो कस्टडी नहीं, मैं बताता हूँ। कस्टडी मैंने बेसिकली, चलो ये एक एग्जांपल दिमाग में चल रहा है वही बताता हूँ। ठीक है, अ, मानो बच्चे लोगों को लेके माँ बाप शॉपिंग करने जाते हैं, तो वो प्ले हाउस होता है ना सर, जहाँ पर बच्चा लोगों को कुछ देर के लिए खेलने के लिए छोड़ देता है ताकि माँ बाप अपना शॉपिंग करके वापस आ जाए, और इन द मीन टाइम प्ले हाउस में बच्चे लोगों का भी मनोरंजन हो जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मनोरंजन का चार्जेस से भी ज्यादा प्ले हाउस में बच्चे का जो जिम्मेदारी होता है उसका चार्जेस ज्यादा होता है। सपोज वो लोग घंटे के हिसाब से चार्ज करता है, आवरली बेसिस में, सपोज पर आवर 1,000 रुपीज, 2 घंटा रहेगा 2,000 तक। ठीक है, अब मानो कि बच्चा देके जा रहा है, ठीक है, अब वापस आके बच्चा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो माँ बाप जब बच्चे को प्ले हाउस में देके जाता है, वापस आके उस बच्चे को वापस लेता है, तो इस 2 घंटे में बच्चे का बेलर बन गया था, बेली बन गया था जो उसको देखभाल कर रहा था, और माँ बाप बन गया था, माँ बाप बन गया था बेलर। समझ में आया? हाँ, तो इसमें तो कंसिडरेशन वाला था, इसमें तो उसने पैसा दिया, लेकिन बेलर बेली कॉन्सेप्ट नॉर्मल लाइफ में भी होता है। से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ, पाड़ा पड़ोस में होता है, कैसे होता है? पाड़ा पड़ोस में क्या होता है? से फॉर एग्जाम्पल, मानो मेरे घर में एक छोटा बच्चा है, उस बच्चे को मैं कुछ देर के लिए कहीं जा रहा हूँ, तो मैं मेरे आसपास वालों को तुम लोग भी शायद बचपन में किसी और के घर में रहे होंगे कि कुछ कुछ देर के लिए, जब तक माँ बाबा नहीं आ जाते, मानो माँ बाबा अर्जेंट काम पे कहीं पर गए हैं, अब तुमको ले जाना पॉसिबिलिटीज नहीं है, क्योंकि एक तो प्रॉब्लम में जा रहे हो, ऊपर से तुम एक तीसरा प्रॉब्लम बन जाए, है ना, रास्ते में खाली फोकड़ में भै 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 भै। ठीक है, इससे अच्छा माँ बाप बोलते तुम एक काम करना, मुखर्जी अंकल के घर में ठहरना, है ना, शर्मा अंकल के घर के थोड़ा रुक जाना, है ना, ऐसे ही तो रहते हैं नॉर्मली आसपास में, शर्मा जी के घर पे, मुखर्जी के जी के घर में, या फिर आपके आसपास के जो भी टाइटल वाला लोग, है ना, कोई अंकल आंटी के घर पे रुक जाओ, तो अंकल आंटी उस बच्चे को उस देर तक जो रखेगा, बदले में कुछ खाना वाना पिलाएगा कि नहीं पिलाएगा? या बोलेगा भाई दूसरे का बच्चा देखे क्या है,
खाना वाना नहीं खिलाना। तो जो भी खाना खिलाएगा या फिर एंटरटेनमेंट के लिए तुमको टीवी देगा या बच्चे लोगों के साथ घुमाएगा, है ना, तो बदले में क्या कुछ पेमेंट लेता है क्या? ये स्वेच्छा में करता है ना, वॉलेंटरी है, इसीलिए बोला नो कंसिडरेशन नेसेसरी फॉर ग्रेट्यूटस पेमेंट। ये ग्रेट्यूटस है। ग्रेट्यूटस बने ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए। ग्रेटिट्यूड समझ माने किसी के ऑनर में तुमने कुछ किया, सम्मान में किया। ग्रेटिट्यूड समझते हो? थैंकफुल, वेरी गुड। ये तो हमारा सौभाग्य है कि कुछ देर के लिए आपका बेटा हमारे घर रहेगा और आप हमको इतना लायक समझे। आजकल कोई ये सब समझता ही नहीं है। आजकल लोगों को लगता है प्रॉब्लम आ गया घर पे। चलो दैट्स द डिफरेंट थिंग, समझ में आया? तो कितना सारा केसेस हो सकता है जहां पर তার মানে কোথাও যাচ্ছি ওই বাইকটা সেই দেখবার জন্য দিয়ে দিলাম, ওইটাও কি হচ্ছে এমটার মধ্যে পড়ে যাবে গ্র্যাচুইটিয়াস বেল नहीं মেবি? नहीं सर, देखो सर, नहीं इसने एक अच्छा क्वेश्चन किया। सपोज तुम कहीं जा रहे हो, स्टेशन पे साइकिल स्टैंड होता है, बाइक स्टैंड होता है, तुम बाइक स्टैंड में साइकिल बाइक रखते हो ना, है ना? तो वो जो बाइक स्टैंड में, साइकिल स्टैंड में या कार स्टैंड में गाड़ी को रख रहे हो, अगर वो काम फ्रीली कर रहे हैं तब तो वो नो कंसिडरेशन और ग्रेजुएट पेमेंट हो गया। लेकिन ज्यादातर केस में तो ये फ्रीली नहीं होता है, चार्जेबल होता है, तब वो तो बदले में कंसिडरेशन हो गया, है ना? बट दैट इज ऑल्सो बेलर वैली कॉन्सेप्ट। वो तुम्हारा गाड़ी रखता है, बदले में एक चार्जेस लेता है, जब तुम वापस आते हो तुम्हारा गाड़ी उसको तुमको वापस कर देता है। क्या रखता है? हाँ पैसा तो लगता है, वही वही चीज मेरे को वही बोल रहे हैं कि सर कहीं जा रहे हैं अगर मानो, लेकिन हाँ किसी के घर में बाइक रख के चले गए, मैं जा रहा हूँ मेरा बाइक तुम थोड़ा देखना, नहीं ये भी एक बेलर बेली है, पर ये ग्रेट्यूटस वाला है। मेरा साइकिल थोड़ा देखना, मैं थोड़ा सा बाहर जा रहा हूं, है ना? तुम्हारे घर में कोई डॉगी है, तुम डॉगी को कुछ देर के लिए रख के चले जाते हो कि इसको थोड़ा खाना वाना खिला देना, ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है, मैं शाम को आ जाऊंगा। होता है कि नहीं होता? इस तरह का कॉन्सेप्ट इसके अंदर है। ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट का एगेंस्ट में जाता है। कॉन्ट्रैक्ट बोलता है नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट, और मैंने आपको इतना सारा चीज बोला जिसमें बिना कंसिडरेशन का भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है? मैंने पहले लॉ एक चीज बोलेगा, फिर उसी के अगेंस्ट में खुद ही और भी हजारों बात लिख के बोलेगा ऐसा ऐसा केस में नहीं हो। इसलिए लॉ क्या हो जाता है ना, सीधा चलते चलते टेढ़ा हो जाता है, सीधा बात करते करते टेढ़ा हो जाता है, तभी ये चीज क्या होता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इंसान की तरह ही है, इंसान सीधा चले कोई दिक्कत नहीं है, फिर टेढ़ा काम करते क्यों हो? तुम अच्छे इंसान हो, मैं भी अच्छा इंसान हूँ, फिर टेढ़ा काम करते क्यों हम लोग? जब भी टेढ़ा करते हैं फंसते हैं, इसलिए टेढ़ा काम ना करो, फंसोगे भी नहीं। लेकिन सर क्या करें, ह्यूमन नेचर है, बदमाशी भी तो एक नेचर का पार्ट है, ठीक है? अच्छा, कॉन्सिडरेशन क्लियर है? तो ये सारा का सारा था कॉन्सिडरेशन रिलेटेड पॉइंट, प्लीज एक बार गो थ्रू कर लेना। मैंने कॉन्सिडरेशन का पूरा कंप्लीट लास्ट क्लास में भी करवाया था। अगर कोई पॉइंट बाई चांस मिस हो जाता है, आप मेरे को पढ़ के बता देना सर, जिसके पास नोट्स नहीं है मेरे से कलेक्ट कर, इंस्टीट्यूट का मैट से पढ़ लेना, जहां से मर्जी पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत हो पूछ लेना। और ये जो मेरा नोट्स है इसके अंदर आपको वैरायटीज ऑफ क्या मिलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसके लिए इसका बहुत साइज बड़ा हो जाता है, 500 550 पेज हो जाता है। स्टूडेंट बोलते हैं इतना कौन पढ़ेगा, मैं देके रखा हूँ प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, इसमें बहुत क्वेश्चन है। आपको पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है सिर्फ स्किप कर दो, पेज नंबर देख के डरने का नहीं, ठीक है? मेन नोट्स में तो इतना मैंने पेज नहीं होगा क्योंकि काफी सारा प्रॉब्लम दिया हुआ है। आप लोग एक बार गो थ्रू करो, क्योंकि मैं एग्जाम लूंगा कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है? तब आपको बोलेगा कि सर कहाँ से क्वेश्चन करो, तो प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू भी भरा पड़ा है, प्रैक्टिस के लिए केस स्टडीज क्वेश्चन भी भरा पड़ा है, जिसका जैसा एग्जाम पैटर्न होता है उसी पैटर्न पे exam, ठीक है? सर एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इसका नाम है फ्री कॉन्सेंट। क्या मतलब है सर? फ्री कॉन्सेंट। फ्री कॉन्सेंट माने किसी के दबाव में आके एक्सेप्टेंस मत करना, ठीक है? किसी के दबाव में आके एक्सेप्टेंस मत करो। कोई तुमको ऑफर कर रहा है, बट ऑफर पे दबाव नहीं होना चाहिए। दबाव माने समझते हो ना, विदाउट एनी प्रेशर, तब वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है? लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, चलो मैं आपको समझाता हूँ। मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट, कॉन्सेंट का मतलब क्या? कॉन्सेंट का मतलब क्या? कॉन्सेंट मीन्स एन एक्ट ऑफ असेंटिंग एन ऑफर।
कॉन्सेंट का मतलब है एन एक्ट ऑफ एसेंटिंग टू एन ऑफर। कोई तुमको कुछ ऑफर कर रहे हैं, उसमें तुमको अपना हाँ भरना या हामी भरना। समझ रहे सर? क्या हो गया सर? किसका इतना फोन बज रहा है? कौन इतना बिजी हो गया? प्राइम मिनिस्टर। साइलेंट कर दे। साइलेंट में व्हाट्सएप बच जाता है। क्या सिस्टम है? साइलेंट में भी व्हाट्सएप बच जाता है। मैंने स्विच ऑफ रहेगा तब भी व्हाट्सएप का लगा है। ठीक है ठीक है। Consent means an act of assenting to an offer. According to section 13, Contract Act कहता है two or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in same sense. मतलब हम हावड़ा बोल रहे हैं और तुम हुगली सुन रहे हैं। जैसे हावड़ा हुगली दो वेस्ट बंगाल का तो डिस्ट्रिक्ट है। हावड़ा के बगल में ही हुगली डिस्ट्रिक्ट है, जानते हैं? तो कहाँ से आते हैं? हावड़ा से आते हैं। उसके बगल से घुसुड़ी से थोड़ा सा साइड निकल के बाली क्रॉस कर जा, एक ब्रिज आता है दक्षिणेश्वर, और ब्रिज के उस पर हुगली है, इस पर हावड़ा है। तो मैं हावड़ा बोल रहा हूँ, तुम हुगली सुन रहे हैं, तो सेम थिंग इन सेम सेंस नहीं हो रहा है। ठीक है? तो जब भी कुछ बात करो, सेम थिंग इन सेम सेंस होना चाहिए दो पार्टी के बीच। समझ में आ रहा है सर? हावड़ा एंड हावड़ा, हाँ। एक टाउन है हावड़ा बोल के, साउथ नॉर्थ 24 परगना में, ये सियालदा सेक्शन में जाना पड़ता है। हावड़ा, अशोक नगर हावड़ा, हाँ। और एक जगह है हावड़ा स्टेशन। तो जो नॉर्थ 24 के लोग हैं, वो हावड़ा एंड हावड़ा में ये लोग कंफ्यूज होते हैं। बस में लिखा रहता है हावड़ा, ठीक है? और नॉर्मली नॉन बंगाली लोग हावड़ा नहीं बोलते हैं, हावड़ा हावड़ा बोलते हैं। हम लोग बंगाली लोग जो है वो हावड़ा पूरा ऐसे प्रोनाउंसिएशन करेगा, हावड़ा ऐसा बोलता है, ठीक है? और नॉन बंगाली लोग कैसे बात करता है? हावड़ा का बस कहाँ मिलेगा? हावड़ा का बस, हावड़ा का मैंने कहीं ना कहीं। अरे जो होता है मैं वही बोल रहा हूँ। वो ऐसे पूरा का पूरा, कहाँ रहते हो? मैं हावड़ा में रहता हूँ। अब बंगाली थोड़ा सा ना किसी भी चीज की तरह डिजाइन करके बात करते हैं। बंगाली का बात करने का तरीका कैसे होता है? मैं खुद बंगाली होके ही बोल रहा हूँ बाबा। हम लोग किसी भी चीज को ना बहुत ही ना तरीके से बोलते हैं, जल्दबाजी में नहीं बोलते, पूरा बोलेंगे, मिठास के साथ बोलेंगे। भाई मन में मिठास हो ना हो, बातों में मिठास हो। ठीक है? इसलिए बोलते बंगाली लैंग्वेज इज स्वीटेस्ट लैंग्वेज। ठीक है? मन में तुम्हारा झाल है पर बातों में तुम्हारा स्वीटनेस है। बच के रहना रे बाबा, फंस सकते हो। ठीक है? सुनो सुनो, तो हावड़ा एंड हावड़ा, ठीक है, दो अलग जगह है। तुम मानो बस में लिखा है हावड़ा, ठीक है? सियालदा से हावड़ा का भी बस जाता है, सियालदा से इधर हावड़ा का भी बस है, हावड़ा का भी बस है। अब तुम हावड़ा हावड़ा समझ के हावड़ा में चढ़ गए, और कंडक्टर का भी कोई दोष नहीं है, वो भी हावड़ा हावड़ा चिल्ला रहे हैं। ठीक है? ठीक है? और तुमको बी साइलेंट हो गया। तुम्हारा बी साइलेंट हो गया, ठीक है? बी के जगह डब्ल्यू आ गया इधर, वो तुम समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है? और बंगाली तुमको पढ़ना, तुम तो गए भाई जाम्बू, ठीक है? लेकिन हाँ, शायद तुम्हारा पापा तुमको सिखाया था कि हावड़ा आने से पहले हावड़ा का ब्रिज आएगा, और तुम ना ढूंढ रहे हो बैठे बैठे हावड़ा का ब्रिज कब आएगा। और ब्रिज और नहीं आएगा हावड़ा जाने के टाइम पे, तुमको और ब्रिज नहीं मिलेगा। ठीक है? फिर तुम बोले दादा हावड़ा का ब्रिज कब आएगा? हावड़ा ब्रिज, ये ब्रिज नहीं जाता। तो पॉइंट इज दैट कि सेम थिंग इन सेम सेंस। चले, किसने अच्छा एग्जाम्पल दिया, थैंक यू सर। ऐसे बीच बीच में दिया कर, मेरे को भी सुविधा होता है। ठीक है? क्योंकि सारा दिन इतने एग्जाम्पल मैन्युफैक्चर करना ना आसान नहीं होता। बैठे बैठे एग्जाम्पल मैन्युफैक्चर करते करते पागल हो जाते हैं, माथा भी इतना गर्मी में काम नहीं करता है। थैंक यू। अब कॉन्सेप्ट इज दैट कि सेम थिंग इन सेम सेंस, माने बस वाला जो बोल रहा है और तुम जो समझ रहे हो, दोनों सेम सेंस पे और सेम थिंग पे होना चाहिए। बस वाला बोल रहा है हावड़ा, तुम्हारे मन में भी चल रहा है हावड़ा, और वो जिस हावड़ा का बात कर रहे हैं तुम भी उसी हावड़ा को समझ रहे हो। ठीक है? ये हावड़ा अलग डिस्ट्रिक्ट है और ये हावड़ा नॉर्थ 24 डिस्ट्रिक्ट है, दोनों अलग डिस्ट्रिक्ट। तो सेम थिंग सेम थिंग नहीं होगा ना। इस चीज को बोलते हैं लॉ के भाषा में कंसेंसस एडिडम। ये याद रखना, एग्जाम में पूछते हैं कंसेंसस एडिडम। सर कौन सा भाषा है? लैटिन। सर ये लॉ के अंदर लैटिन कहाँ से घुस जाता है? एक तो अंग्रेजी भारी पड़ता है नॉन इंग्लिश मीडियम वाले को, है ना?
नॉन इंग्लिश मीडियम वालों को अंग्रेजी भारी पड़ते, ऊपर से लातिन। कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे देश में जो अंग्रेजों का लॉ चलता है, अंग्रेज के देश में रोम का बहुत ज्यादा मैंने प्रभाव देखा गया है। ठीक है, ये पूरा यूरोपियन सिस्टम में रोमन का पावर बहुत है, रोम के लैंग्वेज में लैटिन बोलते हैं, इसलिए उनके लीगल भाषा के अंदर, जैसे हमारे देश में जितना भाषा है, सभी भाषा के अंदर संस्कृत का बहुत प्रभाव दिखता है। संस्कृत हर जगह में है। इसलिए तुम्हारा असमीज मेरा बंगाली सिमिलर काइंड ऑफ साउंड करता है, थोड़ा कान लगा के सुनो, असमीज भी समझ में आ जाता है, उड़िया भी समझ में आ जाता है, झारखंडी भी समझ में आ जाता है। तो ये कान लगा के सुनो, समझ में आ जाता है। झारखंडी लैंग्वेज अलग होता है, उसको शायद पता होगा, हाँ? ठीक है, झारखंडी लैंग्वेज अलग होता है। तो झारखंडी वो भी बंगाली के साथ मिलता है, थोड़ा बंगाली बिहारी को मिक्स कर तो झारखंडी आ जाएगा। हाँ हाँ चलता है, वही मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो संस्कृत कॉमन है ना, इसलिए। जैसे तमिल भाषा थोड़ा समझने में दिक्कत होता है, लेकिन मलयालम समझ में आ जाता है। केरलियन, केरल के भाषा में संस्कृत का यूज बहुत ज्यादा है, लेकिन तमिल के भाषा में संस्कृत का यूज थोड़ा कम है। इसलिए तमिल वाले बोलते हैं कि हम लोग हिंदी नहीं मानते, हम लोग मानते हैं कि संस्कृत जितना पुराना है तमिल भी उतना पुराना है। वो लोग ये लॉजिक देता है, जैसे हम लोग संस्कृत को क्लासिकल लैंग्वेज मानते हैं, तो तमिल वाले बोलते हैं कि तमिल संस्कृत सेम काइंड ऑफ पीरियड का है। इसको लेके हिस्टोरियंस के बीच में भी थोड़ा बात विवाद है, और तमिलियंस वाले अपने आप को इसलिए थोड़ा ज्यादा ही बोलू समझते हैं। हाँ बोलेगा, वो लोग हिंदी बोलेगा। ठीक है, चलो ठीक है, अपनी भाषा को प्यार करना चाहिए, पर दूसरे के भाषा को मतलब ऐसा भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, अपनी भाषा को तो पूरा इज्जत दो सर। तो सेम थिंग इन सेम सेंस समझ में आया, कॉन्सेंसस एड ई डम। इन इंग्लिश लॉ दिस इज कॉल्ड कॉन्सेंसस एडिटेड। सेम थिंग इन सेम सेंस, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, इस पॉइंट को उठा के क्वेश्चन। ठीक है, दोनों पार्टी का सेंस सेम होना चाहिए। तो इफेक्ट ऑफ एब्सेंस ऑफ कंसेंट क्या हो गया सर? ए, तुम लोग कुछ और बोले जा रहे हो, मैं कुछ और बोले जा रहा हूँ, क्या हुआ? सेम थिंग सेम सेंस नहीं हो रहा है क्या? Where there is no consent at all। अच्छा, अगर मानो कोई consent ही नहीं हो रहा है, the agreement is void ab initio। void ab initio का मतलब क्या होता है? हाँ? বাতিল হয়ে যাবে, नहीं ক্যান্সেল হয়ে void, যাবে। void माने बातिल, वेरी गुड सर, बट ab initio माने from the beginning। ये इनिशियल वर्ड देखो, इनिशियल वर्ड से आया है। इंग्लिश में एक वर्ड है ना इनिशियल, तो ये इनिशियल वर्ड इन लोगों के इनिशियो से आया है। लातिन पुराना है, इंग्लिश नया है। ठीक है, तो लातिन भाषा का प्रभाव देख रहे हो ना इंग्लिश भाषा में। ये जो एब इनिशियो, इसमें इनिशियो वर्ड का मतलब क्या? इनिशियल। इनिशियल माने स्टार्टिंग। ठीक है, तो फ्रॉम द बिगिनिंग से ही वो वॉइड हो जाएगा अगर कॉन्सेंट नहीं रहेगा। तो इसलिए बोला व्हेन देयर इज नो कॉन्सेंट एट ऑल द एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो, इट इज नॉट एनफोर्सिबल एट ऑप्शन ऑफ आइदर पार्टी। माने दो पार्टी होता है हमेशा कॉन्ट्रैक्ट में, किसी की तरफ से भी कॉन्ट्रैक्ट को आगे लेके नहीं जा सकते। एग्जाम्पल दिया है, चलो देखते हैं। एक सेल्स वन मारुति कार एंड वन फिएट कार। एक के पास एक मारुति और एक फिएट है। He wants to sell Fiat। Fiat सेल करना चाहता है। Why does not know that X has two cars? Why को पता नहीं है कि স্যার इसके पास শুনতে প্রবলেম হচ্ছে, কেটে যাচ্ছে। क्या सब सभी को दिक्कत हो रहा है सर? अरे সবাই আমার আওয়াজ পেতে অসুবিধা হচ্ছে কি? না স্যার। I think অঙ্কিতা তোর নেটওয়ার্ক ইস্যু মনে হচ্ছে। सैनन, शालिनी, शवनिता, नील, कोनिका, शुभंकर, आवाज मेरा क्लियर है सबको? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ। হ্যাঁ স্যার। अंकिता মনে হচ্ছে তোর নেটওয়ার্ক ইস্যু, সেরকম হলে একবার রিজয়েন কর। if possible एक बार रिजॉइन कर लो सर, शायद ठीक हो जाए। देखो सर, एक्स के पास एक मारुति कार है, एक फिएट कार है, बट वाई को इसके बारे में नहीं पता। अब जब गाड़ी बेचने का टाइम आया, वाई ऑफर्स टू बाई एक्स मारुति कार फॉर ₹50,000। एक्स एक्सेप्ट द ऑफर थिंकिंग इट टू बी एन ऑफर फॉर हिज फिएट कार। यानी एक्स के मन में चल रहा है कि हम तो फिएट ले रहे हैं, मारुति नहीं। सो देयर इज नो आइडेंटिटी ऑफ माइंड
मैंने यहाँ पर दोनों माइंड का क्या नहीं हुआ, सेम थिंग इन सेम सेंस नहीं हुआ, आइडेंटिटी नहीं हुआ। तो देयर इज नो आइडेंटिटी ऑफ माइंड इन रेस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। तो जब सब्जेक्ट मैटर में आइडेंटिटी नहीं होगा, देयर इज नो कॉन्सेंट एट ऑल, इसमें कॉन्सेंट मिल ही नहीं सकता, ठीक है। एंड एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो। मैंने किसी को भी कुछ भी बोल के कुछ भी बेच दो, जब तक पूरा क्लैरिटी नहीं होता है ना, तब तक वो नहीं चलेगा। जैसे कभी कभी किसी किसी दुकानदार ऐसे करते हैं ना, है ना, सोना मैंने बेसिकली गोल्ड खरीदने जाते हो और इमिटेशन बोल के गोल्ड बेच दिए, वो तो बेसिकली फ्रॉड हो जाता है। लेकिन दो मैंने मिसरिप्रेजेंटेशन के नाम पे फ्रॉड भी हो जाता है, लेकिन दोनों माइंड सेम होना चाहिए। जो वो बेचना चाहता है, जो तुम खरीदना चाहते हो, दोनों सेम एंगल पे इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं बैठता है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में वॉइड एब इनिशियो है। कोर्ट ऑफ लॉ में अगर प्रूव कर देते हो तो सारा चीज कैंसिल हो जाएगा, और कोई पैसा अगर किसी से कोई लिया है तो फिर वो वापस हो जाता है। लेकिन ये कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव करना पड़े, मुश्किल काम है। कोई भी चीज प्रूव करना इतना आसान नहीं होता ना, उसके बाद चीज तो एक एन इलिटरेट वोमेन, ठीक है, मूर्ख महिला, एक एन इलिटरेट वोमेन। देखो इंग्लिश में बोला कितना अच्छा लगा, हिंदी में या बंगाली में बोल दिया जैसे लगा कोई गाली दे रहा है। देसी भाषा में गाली लगता है, इंग्लिश में बोलो तो उसमें शुद्ध हो जाता है। वाह, मैंने किसी को बोका बोलो और किसी को इडियट बोलो, ठीक है, बोका बोलने से हमको बोका बोला, इडियट बोलने से अच्छा इडियट, अच्छा ही बोला। एक an illiterate woman signed a gift deed thinking that it was a power of attorney। उसको गिफ्ट डीड दिया और उसने उसको पावर ऑफ अटॉर्नी समझा। दिस गिफ्टेड डीड वाज नॉट एक्सप्लेन टू हर, और इसके बारे में उसको कुछ बोला नहीं। इट वाज हेल्ड दैट हर माइंड डिड नॉट गो विद द राइटिंग एंड शी नेवर इंटेंडेड टू साइन अ गिफ्ट डीड, hence there was no consent at all and the agreement was void ab initio। ये ओरिजिनल में हुआ है सर, बाला देवी वर्सेस एम मजुमदार, ठीक है, ये रियल में केस हुआ था। माने कोई मूर्ख है तो तुम उसको लूटोगे, ये नहीं चलेगा। मूर्ख लोगों को भी समझाने का तरीका होता है, उसको उसकी भाषा में समझाओ, क्या दिक्कत है। नहीं, मूर्ख है तो कुछ भी करोगे, नहीं। कुछ कुछ लोग थोड़ा सा सीख जाता है ना, मूर्खों को लूटता है, ए बोल के बी बेच देता है, बी बोल के सी बेच देता है। लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ में जाओगे ना, तो कोर्ट ऑफ लॉ सिंपल, वो समझ जाएगा। जज तो पहले दिन ही समझ जाता है कि कौन लुटेरा है और किसको लूटा गया है। जो जज होता है वो पहले दिन ही समझ जाता है। लेकिन फिर भी कानून अंधा है। कानून अंधा क्यों है? तो जब तक प्रूफ नहीं मिलेगा तब तक वो किसी भी चीज को हाँ या ना नहीं बोल सकता। समझ में आया सर? तो फिर यहाँ पर आप लोगों ने क्या सीखा? 2 पॉइंट्स है। एक तो मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट, सेम थिंग इन सेम सेंस, कॉन्सेंसस एडिडम, इसके बिना कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। और इफेक्ट ऑफ एब्सेंस ऑफ कॉन्सेंट, अगर कॉन्सेंट नहीं है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो है, मैंने शुरू से ही वॉइड माना जाएगा। मीनिंग ऑफ फ्री कॉन्सेंट के बारे में कहता है, इसकी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, इसमें से एग्जाम पे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। फ्री कॉन्सेंट का क्या मतलब? कॉन्सेंट इज सेड टू बी फ्री, सेक्शन 14 में बोला है सर, कॉन्सेंट इज सेड टू बी फ्री, मतलब कोई भी कॉन्सेंट फ्री है। फ्री माने किसी भी तरह का प्रेशर के बिना आपने बोला ये फ्री है, इसका क्या मतलब है? फ्री का मतलब है कि इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोअर्शन। कोअर्शन माने तो कल से ना पढ़ के आएगा, ठीक है, नहीं पढ़ के आएगा ना मारूंगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं मानो किसी को बोल रहा हूँ कि मारूंगा फोड़ूंगा, ठीक है, या फिर बंदूक का नोक के नीचे बोलूंगा, मैं सोच रहा हूँ ना इसे छोड़ दूंगा, बॉलीवुड में जा रहा हूँ। तो पता है मेरे को शाहरुख खान बुलाया, हाँ, काम देगा मेरे को एक्टिंग का। अरे उसका गाड़ी साफ करने का काम दिया, वो भी नहीं मिलेगा। सुनो सुनो, ए हो गया तुम लोग का गुजर गुजर फुसुर फुसुर बंद करो।
और 10 मिनट पढ़ाऊंगा छोड़ दूंगा। तो सेक्शन 14 कहता है कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोerशन, माने किसी को बंदूक के नोक के नीचे जबरदस्ती हाँ बुलवाना, ठीक है, या पॉलिटिकल धमकीबाजी। बंगाल में बहुत चलता है, बिहार में तो अलग ही लेवल का, वो पॉलिटिकल नहीं चलता, बिहार में चलता है बाहुबलीगिरी। बाहुबली माने वो कोई डॉन है, ठीक है, वो क्या करेगा जाके, मानो कि जैसे सिंपल है कि भाई यहाँ पर बंगाल में सिर्फ वही डॉनगिरी दिखाता है जिसका पॉलिटिकल बैकअप है। मानो कि उसका कोई चाचा ताऊ या फिर वो खुद भी किसी ना किसी तरह से कभी किसी का झंडा पकड़ा हो, ठीक है, या तो कभी लाल झंडा पकड़ा है या तो कभी हरा झंडा पकड़ा, पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। अगर तुमने लाल झंडा पकड़ा होगा, ठीक है, इसका मतलब तुम ताकतवर हो जाते हो और किसी को भी जाके डरा के धमका के, जैसे मेरे को याद है इससे पहले मैं नॉर्थ कोलकाता में एक जगह में रहता था, श्याम बाजार एरिया में, वहां पर ना मैंने लास्ट 30 साल से इस तरह का एक टेक्निक चले आ रहा है। वहां पर क्या है ना कि मानो किसी का बिल्डिंग है, उसके बिल्डिंग पे कोई भाड़ा नहीं रखा है, अभी भी बहुत घर मिलेगा, अगर आप लोग कभी प्योर नॉर्थ कोलकाता में जाओगे आपको ऐसे बहुत मिलेगा, मतलब पूरा बिल्डिंग है, उसके कोई भी फ्लोर मानो बहुत दिन पहले 30 टका 40 टका, मानो 1950 के टाइम पे 1940 के टाइम पे किसी ने भाड़ा लेके रखा, 40 रुपीज 50 रुपीज 100 रुपीज 200 रुपीज इस अमाउंट पे, आज तक वही भाड़ा चल रहा है। और उससे भी बड़ा प्रॉब्लम कि ये लोग, हाँ नॉर्थ कोलकाता में अभी भी है, बहुत लोग नहीं जानता, लेकिन ये सब 10 টাকা ভাড়াও আছে এখানে। 10 टका भाड़ा भी है, वो भी अंकिता बोल रहा है। ये बेसिकली क्यों हुआ जानते हो, एक जो हुआ, एक तो जो एक्चुअल बिल्डिंग का ओनर है, वो ओनर के साथ साथ ना वो पूरा बिल्डिंग बेसिकली दखल हो गया, यानी ओनर चला गया होगा, मेन ओनर को पता ही नहीं है कि इसके पास मेन कागज है नहीं है, ओरिजिनल ओनर को पता नहीं, 100-200 साल का पुराना बिल्डिंग है, ठीक है। और ये लोग बाद में क्या करते हैं ना, बस अपना उस रेंटेड प्रॉपर्टी में अपना ओनरशिप तो कभी नहीं आ सकता, वो रेंटेड रहेगा, लेकिन रूल कहता है कि किसी जगह में 30 साल रह जाओ तो तुमको वहां से नहीं हटा सकता, पुराना कोलकाता में इस तरह का रूल है, ठीक है। और वो 40 टका 50 टका का रेंट लेके रहता है, और रेंट लेने वाला रेंट लेता भी नहीं है, क्यों लेगा, 40 टका क्या करेगा ठीक लेके, है ना। तो रेंट कंट्रोल एक्ट बोल के एक एक्ट होता है, वहां पर जाके रेंट जमा कर देता है, और बेसिकली ताकि उसको कोई वहां से हटा ना सके। और हाँ ऐसा कुछ नियम में चेंज किया, और इससे भी एक खतरनाक चीज क्या है कि ये लोग ये जो दादागिरी फैलाता है ना, ये बेसिकली पॉलिटिकल बैकअप के ऊपर बेस करके करता है। इवन सब्जी वालों को जाके मेरे सामने में बहुत देखा, रिसेंटली भी देखा, मैं 2010-11 में देखा, सब्जी वालों के पास जाया, सब्जी वालों को बोलेगा ए मेरे को 10 टका का ये दे दे, 10 टका का वो दे, 10 टका में कुछ होता क्या, मिर्चा तक नहीं आता 10 टका में। तो वो जाके ना मानो एक्चुअल बिल होता है 150 टका 200 टका, वो उसको पे करेगा 10 टका 20 टका, किस बात का, वो पॉलिटिकल झंडा कभी पकड़ा था ना, उसका दादागिरी। और हिंदी में एक बात करता है ना कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गई, उस तरह का सब खत्म। मैं पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेता हूँ, कोई किसी किसी को बुरा लग सकता है इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन लोग समझ जाएगा, समझदारों को इशारा काफी होता है, ठीक है, कि किस पार्टी के झंडे के नीचे रह के लोग इस तरह का काम किया है। और आज का नॉर्थ कोलकाता जो एक समय में मैंने पूरा कोलकाता का आन बान शान हुआ करता था, वहां का तुम अंदर जाके देखो, मैं जगह का नाम दे दूंगा, मेरे को अली गली सब पता है, पूरा नॉर्थ कोलकाता पूरा डिटोरिएट हो चुका है, तुमको लगेगा कि भूत रहता है, लेकिन लाख करोड़ों का प्रॉपर्टी है, लेकिन सारा प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है, सारा प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है, कोई ग्रोथ नहीं है, क्यों, इस तरह का दादागिरी चक्कर में सारा चीज तो खत्म हो चुका है। और इतना ह्यूज एरिया, इतना ह्यूज एरिया और इतना वैल्यूएबल प्रॉपर्टी सब खत्म हो रहा है, नष्ट हो रहा है पड़ के, जस्ट बिकॉज पॉलिटिकल दादागिरी के चक्कर। ज्यादा दूर স্যার नहीं है यहाँ से, রেন্টের हार्डली 7-8 किलोमीटर। हाँ बोले सर। স্যার রেন্টের যে ইয়ারটা আছে ওইটা 12 ইয়ার্স না? মোস্ট প্রবাবলি 12 ইয়ার্স, আগে 30 বছর ছিল, ওটাকে কমিয়েছে হ্যাঁ ওটা এক্স্যাক্টলি, 12 ইয়ার্স হয়ে গেছে, এখন একটু কমিয়েছে, এক্স্যাক্টলি আমার মনে অনেকখানি পড়ছে কমিয়ে না, দিয়েছে। 12 ইয়ার্স আছে। मने হচ্ছে 12 ही होगा, আমার ঠিক মনে পড়ছে, হ্যাঁ जो भी हो, 12 ইয়ার্স। ठीक है। बेसिकली मैं आपको बोलने का कोशिश क्या कर रहा था, 12 বছর, হ্যাঁ हाँ वही रेंट कंट्रोल भाड़ा দিয়ে থাকতে, इसीलिए तो 11 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट आ गया अभी,
11 महीने में कॉन्ट्रैक्ट करो और कॉन्ट्रैक्ट चेंज करो, और ज्यादा दिन तक किसी को भाड़ा पे ना रखो, नहीं तो फिर वो ओनरशिप क्लेम करेगा, तुमको उसको बिल्डिंग के हटा नहीं पाओगे। चलो छोड़ो, ठीक है। क्वार्सन मैंने समझ रहे सर, दादागिरी दिखा के, गुंडागिरी दिखा के, बंदूक दिखा के, जो भी जहां जो चलता है। मैं बंगाल का बोला, दूसरे एरिया में दूसरे एरिया की तरह चलता है, ठीक है। यूपी बिहार में अलग ही लेवल चलता है, कब कहाँ उड़ा देगा पता नहीं। साउथ में भी चलता है, आंध्र में भी बहुत सारा होता है। अंडू इन्फ्लुएंस, अंडू इन्फ्लुएंस माने हमें तो लूट लिया अपनों ने, हमें तो लूट लिया अपनों ने। अंडू इन्फ्लुएंस वही कर सकता है जो आपका क्लोज हो, जो आपका क्लोज हो, जिसको आपने भरोसा किया वही तुमको लूटेगा। बी केयरफुल, बीवेयर ऑफ डॉग नहीं, बीवेयर ऑफ अपनों। अंडू इन्फ्लुएंस माने बेसिकली देखो इसमें क्या हो सकता है मैं बता दूं। तुम जिस पे भरोसा कर रहे हो वो तुमको लूट सकता है। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर दो चीज होता है, एक ऑथोरिटी में जो हाई होता है और ऑथोरिटी में जो लो होता है। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर बैठे बैठे जैसे मैं और आप, मैं टीचर हूँ आप स्टूडेंट हो, तो यहाँ पर लूटने वाला ऑब्वियसली टीचर ही होगा, स्टूडेंट नहीं। अंडर इन्फ्लुएंस माने क्या, से फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं आपको बताता हूँ, बहुत लोग के साथ ऐसा होता है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मानो बहुत सारे कॉलेज वगैरह होता है जो हम लोगों को ना फोन करके बोलता है कि स्टूडेंट भेजो कमीशन मिलेगा, ठीक है। और मैं आपको बोलता हूँ कि एक अच्छा कॉलेज है, तुम मेरे पास बचपन से पढ़ रहे हो 2-3 साल से, मेरे को विश्वास करते हो, मैं तुमको बोलता हूँ कि ये कॉलेज में जा, बहुत अच्छा कॉलेज है, ठीक है। बेसिकली मैं तुमको अच्छा कॉलेज के लिए नहीं भेज रहा हूँ, मैं तुमको इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि तुम उधर जाओगे तो मेरे को पैसा मिलेगा, ठीक है। तुम्हारा करियर बनेगा नहीं, एक्चुअली बर्बाद होगा, तुम्हारे पापा का पैसा बर्बाद होगा, बदले में मेरे को मिल जाएगा। मैं सारा दिन मेहनत करके जो नहीं मिलता, मैं एक स्टूडेंट भेज के उससे ज्यादा कमा सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक तरह का क्या हो गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस। हमें तो लूट लिया अपनों ने, जिसको भरोसा किया वही लूट लिया। ऐसा ही होता है ज्यादातर केस में, ठीक है। डॉक्टर अपने पेशेंट के साथ खराब करता है, डॉक्टर पेशेंट नॉर्मली डॉक्टर को क्या करेगा, भरोसा करेगा, हाँ या ना। लेकिन मानो डॉक्टर उसका मिसयूज करके, जहां पर 1 लाख का सर्जरी हो सकता था उस पर 5 लाख का सर्जरी थोप दिया, करता है। मेरे अंकल के साथ ऐसा हो रहा था, एक क्लोज में था, और बोला कि मेरे अंकल को बहुत भयंकर चोट आया था कार एक्सीडेंट में, ट्रक एक्सीडेंट हुआ था, तो उसका पूरा स्पाइनल कॉर्ड टूट गया, तो उस स्पाइन को चेंज करना था। तो बोला कि मेरे को समझा रहा है कि टाइटेनियम वाला जो सैटेलाइट भेजने वाला जो तार होता है उससे आपका चाचा का हड्डी को जोड़ा जाएगा और आपका चाचा 1 महीने में चलना चालू कर देगा। तो मेरा चाचा बोला कि मैंने काफी अच्छा क्यों बोला, क्योंकि उस टाइम की सिचुएशन ऐसा था कि पापा आसपास में नहीं था, तो जो भी डिसीजन लेना था मेरे ऊपर था। अगर मैं डॉक्टर को बोलूँ कि सर्जरी करना है और मैं साइन कर देता हूँ तो सर्जरी हो जाएगा, और अगर मैं ना करता हूँ तो नहीं होगा। तो मैं बड़ा चिंता में पड़ गया। तो सर्जरी करने का भी तो एक टाइम लिमिट होता है रे बाबा, ऐसा नहीं कि हाँ हाँ बताते हैं बोल के बताते ही रह जाते हैं, ठीक है। और चाचा मेरे को रोज बोलता है, मेरा अंकल, कि तू ना हाँ मत कर देना, मैं काफी ठीक फील कर रहा हूँ, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए मेरे को डरा रहा है। इवन कैसे पता चला एक दिन, नॉर्मली कैसे मुझे समझ में कैसे आया कि डॉक्टर यहाँ पर फ्रॉड कर रहे हैं। जिस पेशेंट के साथ तुम कुछ सर्जरी करोगे उसके सामने तुम इतना बड़ा बात नहीं करो। अगर सही डॉक्टर है तो कभी पेशेंट के सामने ना उस तरह से बात नहीं करे, क्योंकि पेशेंट को तो डर लगेगा, पेशेंट को तो डर लगेगा, तो एक डॉक्टर पेशेंट को क्यों डरा रहा है, ये चीज मेरे दिमाग में खटका। और फिर मैं बाकी बड़े थे, मैं उनको बोला कि पेशेंट के सामने क्यों ये डॉक्टर चिल्ला रहा है, और ये चीज मेरे को बहुत खटका। और फिर मैं चाचा का बात को ना बार बार दिमाग में कनेक्ट कर रहा था कि भाई चाचा शायद सही बोल रहे हैं, अब वो तो पेशेंट हालत में ज्यादा बात नहीं कर पा रहे, लेकिन वो मेरे को एकदम कान हुई ना, चक्कर भी जो बोले दी भी ना, हाँ मतलब बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं। और मैं इस बात को सिर्फ कान में बजा रहा हूँ कि क्या बोलना चाह रहे हैं, क्यों बोलना चाह रहे हैं। फिर पता चला, फिर मैं बोला कि अगर ऑपरेशन होगा तो क्या खर्चा पड़ेगा, तो 5.5 लाख का मेरे को लिस्ट पकड़ा। अभी मेरा चाचा पूरा चलता है फिरता है, ऑपरेशन नहीं करवाया, 3 महीना समय लगा फिट होने में, लेकिन धीरे धीरे समय लगा। तो मैं एक दूसरा डॉक्टर का ओपिनियन लिया,
मैंने पूछा कि अगर ऑपरेशन नहीं करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, तो बोला कि 3 महीने पूरा बेड रेस्ट और मेडिसिन पे रहना है, किसी भी तरह का हड़बड़ी नहीं। मैं बोली ऐसा करने से ठीक हो जाएगा? बोला हाँ ठीक हो जाएगा। और हम लोग उस बात को माना, और जैसे ठीक उस बात को माना, और सच में अभी पापा मैंने मेरा चाचा भी दिन भी एकदम गाड़ी वगैरह सब चलाते हैं, नॉर्मल है। हाँ थोड़ा दिक्कत तो रहेगा सर, कुछ हुआ है तो, लेकिन ठीक। लेकिन अगर उसके बाद पे आ जाता 5 लाख बड़ा बात नहीं है, बड़ा बात है कि ऑपरेशन क्यों करे जब बिना ऑपरेशन में ठीक हो सकता है। तो बॉडी में छेड़खानी नहीं करने से ही अच्छा है ना, अगर बॉडी नॉर्मली हील होता है तो। ऑपरेशन करने के लिए एकदम पूरा वो बोलते हैं ना मारवाड़ी में गाली देते हैं, हुरो बावलो, माने बावलो माने पागल, ठीक है, और जो बहुत जल्दबाजी करता है, ठीक है, हुरो बावलो ऐसे करके बोलते हैं, पता है तेरे को? हाँ उसको पता है, ठीक है। वो पूरा एकदम माथा खराब कर रहा था, समझ रहे सर? अंडर इन्फ्लुएंस कौन कर सकता है? तो क्वार्शन माने धमकीबाजी, मारपीट का डर दिखा के, अंडर इन्फ्लुएंस माने जो तुम्हारा अपना है, जो जिसके तुम भरोसा कर रहे हो, ठीक है, माँ बाप भी बच्चों के लूट सकता है। फ्रॉड, फ्रॉड माने जो तुमको गलत चीज बता के बेच रहा है, ठीक है। मिस रिप्रेजेंटेशन, हाँ, ए बोल के बी, या फिर मिस्टेक, गलती से, यही उम्र है कर ले, ठीक है। तो ये हो गया सर फ्री कॉन्सेंट का मतलब अगर ये सब होके तुम्हारा कॉन्सेंट लिया जा रहा है माने फ्री कॉन्सेंट नहीं है, और अगर फ्री कॉन्सेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। नेक्स्ट क्लास में आपको एक एक पॉइंट पे डिटेल्स में एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस को डिस्कस, ठीक है। समझ में आया सर? तेरे को समझ में आया तुषार? थोड़ा थोड़ा या ठीक ठाक आ रहा है सर? ठीक है, अब धीरे धीरे सारा टॉपिक थोड़ा थोड़ा करेगा ना और क्लियर हो जाएगा। मैं कुछ बैकअप दे दूंगा सर, 1-2 क्लासेस एक बार देख लेगा, ठीक। हाँ ये नोट्स भी भेज दे, तो दिन एमसीक्यू हो। ओके सर बाय, फिर टाटा। सर आई थिंक एसी हो आ जाएगा, कुछ कुछ दिनों में एसी आ जाएगा। बाय सर। Bye, sir. Good night, sir. गुड नाइट सर। স্যার যদি সে ব্যাকআপ ক্লাসটা